हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। जी हाँ, आज हम संधि पढ़ेंगे, उसका जो है भेद जानेंगे। संधि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और सारे डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, संधि जो है एक लंबा टॉपिक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। स्वर संधि मिलेगा, व्यंजन संधि मिलेगा और विसर्ग संधि भी मिलेगा। आइए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। संधि, सबसे पहले बात आता है संधि। देखिए मैंने हेडिंग दिया है संधि प्रकरण, मतलब संधि के बारे में आज जाने वाले हैं पूरा डिटेल से। तो संधि का अर्थ क्या होता है, पहले आप ये समझिए संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है मिलाव या जुड़ाव। आप अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो उसमें बहुत सारे संधि होते हैं। संधि मतलब सम्मेलन, तो उस वही होता है संधि। संधि मतलब सम्मेलन होता है, या फिर एक कह सकते हैं कि जुड़ाव होता है। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक वर्ण क्या मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं। वर्ण अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा वर्ण क्या होता है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट नीचे कीजिए, तो हम आपको वर्ण का वीडियो बनाकर तैयार कर देंगे। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्ण जब दो या दो से अधिक मिलते हैं और मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, चेंजिंग। तो जो चेंजिंग आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं संधि। तो परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल को बारीकी से समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देव लिखा हुआ है और यहाँ आल है, तो इसका लास्ट में देखेंगे वह है, और वह में आ की मात्रा छुपा हुआ है। अगर वाह को हम देखें अच्छे तरह से तो वाह जो है ऐसे बनता है, हलंत व और प्लस आ। हलंत व और प्लस आ दोनों के मिलने से पूरा वाह का निर्माण होता है। तो यहाँ वाह है तो वाह में आ की मात्रा छुपा हुआ, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया, और यहाँ आ है, यहाँ है आ। इस प्रकार से इसका लास्ट देखेंगे, इसका फर्स्ट देखेंगे, क्योंकि यहीं पे जुड़ाव होने वाला है, यहीं पे फेविकोल की तरह चिपकने वाला है, तो यहीं पे फेविकोल लगाना पड़ेगा। मतलब कि यहीं पे जो है संधि का जो भी चेंजिंग आने वाला है यहीं पे आने वाला है। तो यहाँ आ है, यहाँ आ है। अब आ और आ मिलता है तो क्या बनता है, तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ वाह बन गया, वाह। तो वाह में छुपा हुआ है आ की मात्रा, ऐसे वाह में आ की मात्रा छुपा हुआ है, तो आ और आ मिलकर बना है आ, और ये जो चेंजिंग हुआ है यही तो हुआ है संधि। इसी प्रकार से तो बना है देव प्लस आले इक्वल टू देवालय। इसी प्रकार से सेकंड उदाहरण भी मैंने लिया है। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा छुपा हुआ है, हा है तो आ की मात्रा, और यहाँ पे ऊ की मात्रा है, और जब आ और ऊ मिला है तो क्या बना है, देखिए यहाँ पर हो बन गया है, हो में ओ की मात्रा छुपा हुआ है, तो आ और ऊ मिलकर बनना है ओ। तो जो चेंजिंग हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है, यही तो है संधि। आ और ऊ मिलकर बन गया ओ, तो ये संधि हो गया। तो इस प्रकार से बना महा प्लस उदय इक्वल टू महोदय। तो संधि ऐसे बनते हैं। मैं जब संधि डिटेल से पढ़ाऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल मैथ की तरह है, बिल्कुल फॉर्मूले की तरह चलता है, सरल तरीका है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा और अच्छा से समझ में भी आएगा। बस ध्यान से वीडियो देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 3 ही होता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर आपने वर्ण पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ऐसे। तो ये है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण वाला, और ये विसर्ग जो है वो वर्ण की तरह नहीं, ये विसर्ग के अनुसार चलता है। पढ़ेंगे तो जरूर जानेंगे। अब हम बारी बारी से सबका डिटेल्स जानेंगे, सभी वर्णों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है स्वर संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि का परिभाषा क्या होगा। तो परिभाषा इस प्रकार से है, स्वर वर्णों के मेल से, जब स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि।
तो पढ़ेंगे फिर से, क्या परिभाषा लिखा है मैंने, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसको अपने भाषा में, आसान भाषा में समझे तो स्वर संधि में स्वर वर्णों का ही मेल होता है, या फिर ऐसे कहेंगे कि स्वर वर्णों के मिलने से जिस संधि का निर्माण होता है, स्वर वर्णों के मिलने से जिस संधि का निर्माण होता है वो होता है स्वर संधि। आगे समझ में, जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं, नदी प्लस ईस इक्वल टू नदीस। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि नदी में ई की मात्रा लगा हुआ है और यहाँ भी ई की मात्रा है, और ये जो ई की मात्रा है वो स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं ना, व्यंजन वर्ण तो होते नहीं है। तो ई की मात्रा दोनों है तो स्वर वर्ण है, और दोनों ई की मात्रा जो है ई ही बन जाता है, ये जो है दीर्घ ई बनता है तो ई बना। तो यहाँ पे आ ई का इस्तेमाल हो रहा है, ई का इस्तेमाल हुआ है, तो स्वर वर्ण का इस्तेमाल हुआ है। तो जिस वर्ण में स्वर वर्ण लगा हो या जो वर्ण स्वर वर्ण से बनता है उसे स्वर संधि कहेंगे, तो ये हो जाता है स्वर संधि। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है एक, तो एक में आ की मात्रा है और यहाँ है ए, एक प्लस एकम, तो यहाँ आ है और यहाँ ए है, और आ और ए मिलकर बना है यहाँ पे ए की मात्रा बन गई। तो इस प्रकार से आ ए ये सब किस में आते हैं, आ ई में आते हैं, और आ ई कौन से वर्ण होता है, स्वर वर्ण होता है। तो इस प्रकार से यह स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक प्लस एकम इक्वल टू एकैकम, तो स्वर संधि का एग्जाम्पल मैंने लिखा है। अब हम जान लेते हैं स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि भी 5 प्रकार का होता है। इसके पहले हम जाने थे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम जान रहे हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन है जान लेते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, नाम याद रखिएगा, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यन संधि, चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है आयादी संधि। तो इस प्रकार से स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब हम बारी बारी से सभी के बारे में जानेंगे, क्या गुण है, क्या नियम है और कैसे जो है इसको बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ मतलब होता है क्या, दीर्घ मतलब होता है बड़ा या बड़ा होना। तो इसका परिभाषा भी इसके अर्थ में ही छुपा हुआ है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा होना। तो जब दो समान स्वर वर्ण छोटे वर्ण आपस में मिलकर बड़ा हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, वही होता है दीर्घ संधि। तो समझते हैं परिभाषा से और एग्जाम्पल से। तो मैंने सबसे पहले इसका परिभाषा लिखा है दीर्घ संधि। देखिए मैंने यहाँ हेडिंग लिखा है स्वर संधि। तो स्वर संधि का जितना भी भाग आएगा मैंने ऊपर हेडिंग लिख दिया है स्वर संधि, ताकि समझ में आए कि ये स्वर संधि का ही भेद है, स्वर संधि का ही पार्ट है। दीर्घ संधि तो दो समान, एक मतलब समान मतलब होता है एक जैसा, तो दो समान स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ स्वर वर्ण हो जाता है, और इसी से जो संधि बनता है उसे कहते हैं दीर्घ संधि। और अच्छे से समझने के लिए हमें इसका सूत्र देखना चाहिए। तो सूत्र देखिए क्या है। सूत्र बहुत ही आसान है और एक बार समझ में आने वाला ही है। जैसे अ और अ, तो आ और आ मिलकर क्या बन गया है, आ बन गया है। आ और आ मिलकर आ बन गया है। तो देखिए दोनों आ यहाँ पे छोटा है और आ अगर कहें तो बड़ा हो गया है, तो ये हो गया दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा होना, तो दीर्घ हो गया, यही है दीर्घ संधि। या फिर कहेंगे आ और आ, तो आ और आ मिलकर आ ही बना है, मतलब दीर्घ ही हुआ है। ऐसे तो दोनों दीर्घ ही था लेकिन आ ही हुआ है। अगर आ और आ, एक छोटा और एक बड़ा मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा, तो ये भी दीर्घ हुआ है। या फिर आ और आ मिले तो फिर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर हाल में लास्ट में क्या होना है, दीर्घ होना है। दीर्घ मतलब कि बड़ा वाला होना है। इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर छोटी ई है, दोनों क्या है छोटी ई, लेकिन दोनों छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाता है, तो ये होता है दीर्घ संधि में। बड़ी ई मिलकर क्या होता है, बड़ी ई। छोटी ई बड़ी ई मिलकर भी बनेगा क्या, बड़ा बड़ी। और बड़ी हो या छोटी हो, बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिलकर बने बड़ी। तो आखिरकार लास्ट में क्या बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है, मतलब दीर्घ ई बन रहा है, तो दीर्घ संधि है। ऐसे समझिए। और ऊ का भी यही सिचुएशन है और री का भी यही सिचुएशन है। मैं आपको बता दूं कि री भी संस्कृत में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष ई, हर्ष री, और दूसरा होता है दीर्घ री।
हर्ष री मतलब कि जिसका कम उच्चारण में, कम टाइम में जो है उसका उच्चारण होता है, और री जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर री दोनों दिया है। ये छोटा छोटा री जो है मिलकर बड़ा री का निर्माण करता है, और बड़ा बड़ा री भी बड़ा री का ही निर्माण करता है। ऊ भी ऐसा ही है, छोटा छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, और बड़ा बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा। छोटा बड़ा रहे या बड़ा छोटा रहे, लास्ट में बनना क्या है, बड़ा ही बनना है, मतलब दीर्घ बनना है। तो ये है दीर्घ संधि। ये एक तरह से सूत्र भी समझ सकते हैं कि यह सूत्र है, और इसी पे जो है हम संधि का निर्माण करेंगे या संधि को बनाएंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है, तो एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहला कार्य प्लस आलय। तो कार्य में आ की मात्रा छुपा है, और आलय में आ की मात्रा। तो आ और आ मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। हमको पता है सूत्र, देखिए मैथ के जैसा सूत्र है। तो आ और आ मिलकर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। कहाँ पे है ये वाला सूत्र, ये है सूत्र। तो आ बनेगा। तो देखिए यहाँ बना है ना, कार्य प्लस आलय, कार्यालय। तो यहाँ पे आ की मात्रा आ गया है, यही सूत्र के अनुसार आ गया है यहाँ पे आ की मात्रा। इसी प्रकार से हम इसको भी समझेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। महा, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा हुआ है। आत्मा, तो यहाँ पर भी आ की मात्रा लगा हुआ है। और आ मिलकर क्या बनता है, देखिए आ और आ मिलकर आ ही बनता है। तो यहाँ महा हो गया है, महात्मा, आ की मात्रा आ गया है। तो यहाँ पर जो है कौन सा सूत्र लगा है, ये सूत्र लगा है। तो सारे जो है सूत्र के सहारे हम बना सकते हैं खुद से। मैंने यहाँ 5 लिखा है अभी, जो बनाया हुआ है ऑलरेडी। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल ऐसे भी लिखेंगे जो सामने हम सूत्र का उपयोग करके बनाएंगे। तो पहले इसे समझ लेते हैं। मही प्लस इस इक्वल टू महिष। यहाँ ई की मात्रा है, ई मात्रा है, दोनों ई मिलकर बड़ा ई बन गया है। भानु प्लस उदय, भानुदय। यहाँ पे ऊ की मात्रा है, यहाँ पे ऊ की मात्रा है, दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया है। देखिए इधर से हो गया, यहाँ भानु इधर से था, अब इधर से हो गया, क्योंकि यह बड़ा हो गया है, दीर्घ हो गया है। पितृ प्लस ऋणम, यहाँ री की मात्रा है, यहाँ भी री की मात्रा है, दोनों री मिलकर कैपिटल मतलब बड़ा ऋण हो गया, दीर्घ ऋण होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 2-2 किया है, ऐसे 2, क्योंकि बड़ा री है। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि में 2 समान स्वर वर्ण, छोटा वर्ण जो है मिलकर दीर्घ हो जाता है, उसे कहते हैं दीर्घ संधि। यहाँ पर हम इसको मिटाकर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हम सामने अभी बनाएंगे। तो चलिए इसको भी बनाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है दीर्घ संधि का कुछ एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल लिया है, और सामने हम अभी इसको बनाकर देखेंगे। तो सूत्र के सहारे ही हम बनाएंगे, आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहला है विद्या प्लस आलय। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी मात्रा लगा हुआ है, विद्या, तो आ की मात्रा लगा हुआ है, और आलय तो भी आ की मात्रा लगा हुआ है। देखिए अब आ और आ, यहाँ लास्ट में आ, यहाँ फर्स्ट में आ, जहाँ पे मिलाव हो रहा है, जोड़ा हो रहा है वहां पे। तो आ और आ मिलकर क्या बनेगा, आ और आ मिलकर आ ही बनेगा। तो दोनों मिलकर आ हो जाएगा, विद्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा विद्यालय, विद्यालय। ये विद्या वाला आ और ये आ मिलकर आ ही हो गया। तो यहाँ पे आ की मात्रा आ गया है, और कुछ इसके पहले वाला कोई चेंजिंग नहीं है, इसके बाद वाला कोई चेंजिंग नहीं है। जो होना था यहाँ पे होना था, तो आ होना था। जैसा कि मैंने फॉर्मूला देखा, आ और आ मिलकर आ होता है, तो आ हो गया, और हो गया विद्यालय। सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सूत्र जो है याद होना चाहिए, और सूत्र याद करने की जरूरत भी नहीं है। इतना आसान, इतना इजी कॉन्सेप्ट है इसका कि ऐसे ही याद हो गया होगा। छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो जाता है, बस इतना ही तो बात है। छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो जाता है। जैसे इसको भी हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ है सर्व, तो सर्व में यहाँ पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। सर्व है तो यहाँ पे आ की मात्रा है, और यहाँ पे आ की मात्रा है। आ मात्रा और आ मात्रा, तो आ और आ मिलकर क्या बनता है, आ और आ मिलकर क्या बनता है, आ की मात्रा बन जाता है। तो यहाँ पर आ की मात्रा होगा तो सर्व और आधार सर्वा, यहाँ पे आ की मात्रा आ जाएगा तो सर्व से सर्वा हो जाएगा, तो हो जाएगा सर्वा। देखिए आ की मात्रा जोड़ रहे हैं वा में, तो सर्वा हो गया, और धार है तो धारा है, सर्वाधारा। ऐसे तो सूत्र के सहारे ही बनाना है, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बस इसको एक बार समझिए ध्यान से। आगे जानते हैं। लिखा हुआ है रजनी प्लस इस, यहाँ पे ई की मात्रा है और यहाँ पर भी ई की मात्रा है। तो क्या होगा, तो जब दोनों ई की मात्रा जुड़ेगा तो बड़ा ई बन जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर भी ई था, यहाँ पर भी था, ये बड़ा ई, तो इधर से उड़ा दिया जाएगा, तो हो जाएगा रजनीश। रज, देखिए यहाँ पर ई की मात्रा बड़ा वाला है, ये भी बड़ा, तो दोनों मिलकर फिर से बड़ा ही रह जाएगा। तो इधर से ही उड़ा देंगे, दीर्घ ई आएगा, और लास्ट में स है तो स जोड़ दिए, रजनीश हो गया। ये दोनों मिलकर तथा प्लस अहम, तो यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा, आ और आ, तो आ और आ मिलकर क्या होता है, लास्ट में आ ही होता है, तो तथा बन जाएगा, तो हो जाएगा तथा। तथा देखिए आ जो है इसी में मिल गया है, तो तथा ही रह गया, और हम है तो हम, तथा हम। ऐसे
थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, गंदा लग रहा है देखने में। तथा हम, ये इस प्रकार से रहेगा। तत्र प्लस आसित, यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है। देखिए यहाँ आ है, यहाँ आ है, दोनों मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहाँ पे आ बनेगा तो तत्र में आ लगाएंगे तत्रा हो जाएगा, तो हो जाएगा तत्रा। तत्र में आ लगाए हैं लास्ट में, तत्रा हो गया। और शीत है तो शीत, तत्रासित। ऐसे ये आ और आ मिलकर जो है आ बन गया, तत्रा हो गया। बाकी शीत बचा, शीत लगा दे, तत्रासित। तो इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से जो है दीर्घ संधि का हम बनाते हैं या खुद से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो इस प्रकार से होता है दीर्घ स्वर संधि। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारी बारी है नेक्स्ट स्वर संधि, मतलब कि गुण संधि। तो गुण संधि को समझते हैं। तो समझने के लिए पहले हम इसका परिभाषा समझेंगे क्या है। ये परिभाषा नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं इसका नियम लिखा हुआ है। तो नियम क्या कहता है समझते हैं। दूसरा है गुण संधि, यदि आ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। ये कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे सूत्र के सहारे लिख दिए हैं। यदि आ या आ के बाद, या मतलब कि आ रहे या आ रहे, और इसके बाद ई या ई, मतलब छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे, तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, आ या आ के बाद अगर छोटी ई आ गया तो दोनों मिलकर ए हो जाएगा। या फिर आ या आ के बाद बड़ी ई आ गया तो दोनों मिलकर ए हो जाएगा। ऐसे ये सूत्र जो है, इसका जो कहने का मतलब है, अर्थ है, वो ये निकलता है कि यदि आ रहे या आ रहे और दोनों के बाद या किसी एक के बाद छोटी ई आ जाए तो ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आ या आ के बाद बड़ी ई आ जाए तो भी ए ही हो जाएगा। ऐसे ही है ये इसमें भी, यदि आ या आ के बाद उ आ जाए, यहाँ के बाद क्या है, इसी प्रकार यदि आ या आ के बाद उ या बड़ी उ रहे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आ या आ के बाद छोटी उ रहे तो भी ओ होता है, और बड़ी उ रहे तो भी ओ हो जाता है। और यदि री रहे, देखिए यदि री रहे तो आर हो जाता है, मतलब कि यदि आ या आ के बाद री आ गया तो आर हो जाता है। तो ये है सूत्र। सूत्र को याद कीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा, बस समझ लीजिएगा। एक बार हम फिर से समझाते हैं, और जब हम इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। यदि आ या आ के बाद ई रहे तो ए हो जाएगा, और बड़ी ई रहे तो भी ए हो जाएगा। ये सूत्र ये कहता है कि यदि आ या आ के बाद ई रहे तो ए हो जाता है, यदि आ या आ के बाद उ रहे तो ओ हो जाता है, यदि आ या आ के बाद री रहे तो आर हो जाता है। बस यही 3 सूत्र याद रखना है। उसके बाद जो है हम समझेंगे इसको। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल ये है, बनाते हैं और बनाएंगे अभी हम सामने इसके सहारे। तो ध्यान से देखिएगा, परम प्लस ईश्वर। तो परम, यहाँ पे परम में यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे आ की मात्रा छुपा हुआ है और यहाँ पे ई की मात्रा। गौर से देखिएगा, यहाँ पे आ की मात्रा छुपा हुआ है, परम में आ की मात्रा है, और ईश्वर में लास्ट में शुरू में ई की मात्रा है। ऐसे ये है। तो आ के बाद ई आया है तो कौन सा सूत्र रहेगा, आ या आ के बाद अगर बड़ी ई आ जाए, देखिए आ या आ के बाद ई आ जाए तो क्या बनता है, ए बनता है। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, नहीं ए बन जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या छूटा हुआ था, परम था, तो परम में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परमे। तो हम यहाँ पे कहाँ पे लिखे, यहाँ पे ए जान गए ना कि ए बन गया, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ये परम था, परम के लास्ट में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा परमे, तो परमे, ऐसे परमे। अब यहाँ पर ई जो है खत्म हो गया है, क्योंकि ई का तो इस्तेमाल कर चुके अभी, इसमें आ और इसमें ई का इस्तेमाल कर चुके, तो ई खत्म हो गया। अब से बचा स्वर, तो लगा देंगे स्वर, ऐसे। इस इधर से हो गया पर में, ए के मात्रा जोड़ने के बाद पर में, और इधर बच गया स्वर, तो स्वर। अब हम पूरा पढ़ेंगे तो हो जाएगा पर में स्वर। तो इस प्रकार से संधि हुआ है, परम प्लस ईश्वर इक्वल टू परमेश्वर। तो कैसे बनाए हम, इस बार हम यहाँ बगल में लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। लंब प्लस उदर। तो लंब लास्ट में क्या है, छोटा लगा हुआ आ की मात्रा है, लास्ट में बा में आ की मात्रा जुड़ा हुआ है, और यहाँ उदर है तो यहाँ ऊ है, छोटा वाला ऊ, ऐसे। अब सूत्र देखेंगे कि आ या ऊ, आ के बाद ऊ आता है, आ के बाद छोटा वाला ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ऐसे ओ हो जाता है, तो ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है, ब,
तो बा में ओ लगाओ तो हो जाएगा बो, तो लंबो, लंब लिखा हुआ है, ओ लगाएंगे लंबो, तो यहाँ लिखेंगे लंबो, ऐसे। अब ऊ का मात्रा तो हम इसमें जोड़ चुके हैं, देखिए ऊ का मात्रा तो जोड़ चुके हैं, तो ऊ तो खत्म हो गया। अब सिर्फ बचा दरह, तो लास्ट में जोड़ देंगे दरह, ऐसे, तो हो जाएगा लंबो दरह, मतलब लंबोदर। तो लंब प्लस उदरह इक्वल टू लंबोदरह, तो ऐसे बनाया जाता है। और इस प्रकार से बना रहे हैं तो हम एक तरह से समझिए कि ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो हमको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये नहीं एकदम रट जाना है, याद कर जाना है, बस ट्रिक समझ लीजिए, फॉर्मूला जो कहता है वो कारण समझ लीजिए, फिर आप कहीं भी कभी भी बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से है गण प्लस ईसह, तो गण में क्या छुपा हुआ, आ की मात्रा छुपा हुआ है, गण में आ की मात्रा छुपा हुआ है, और यहाँ पे ई की मात्रा है, ऐसे बड़ी है, तो गण में से आ निकाल लिए, ई में यहाँ ई की मात्रा है तो ई लिख लिए। आ और ई क्या होता है, आ और ई क्या होता है, ए होता है, तो हो जाएगा ए, ऐसे। तो ए की मात्रा किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, जो ला ना है, ना में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा ने, तो गण से हो जाएगा गने, ऐसे गने से हो जाएगा गने। और ई की मात्रा तो इस्तेमाल कर चुके हैं तो इसको हटा दीजिए, तो सिर्फ बचा स, तो लगा देंगे स, तो हो जाएगा गणेश। तो गण प्लस ईसा इक्वल टू गणेश, ऐसे। नेक्स्ट है सूर्य प्लस उदय है, तो सूर्य में से आ की मात्रा निकाल लेंगे हम, उदय में से ऊ की मात्रा निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो आ और ऊ क्या होता है, आ और ऊ होता है ओ, तो लिख देंगे ओ। अब ये ओ किस में जोड़ेंगे, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य में ओ जोड़ दो, हो जाएगा सूर्यो, ऐसे सूर्यो, सूर्य में ओ की मात्रा जोड़ दिए सूर्यो। अब द का तो इस्तेमाल कर चुके हैं तो सिर्फ बचा दया, तो लास्ट में लगा देंगे दया, ऐसे। तो सूर्योदय सूर्योदय बन गया सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय इक्वल टू सूर्योदय। और लास्ट है राजा प्लस ऋषि, तो राजा में आ की मात्रा छुपा हुआ है, यहाँ री की मात्रा है, और हम सूत्र क्या लिखाए हैं, आ या आ के बाद री रहे, देखिए आ या आ के बाद री रहे तो आर हो जाता है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। तो राजा है, तो राजा, राजा और आर हो जाएगा आर, तो आर को हम सी में जोड़ देंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, देखिए ऐसे, ऐसे राजर्षि हो जाएगा। राजर्षि कैसे किया, पहले तो मैं समझाना चाहूंगा। आ जो है, आ मात्रा, अगर हम आर हो गया, दोनों आ और आ मिल के, आ और ई मिल के बना है आर, तो आ जो है मात्रा हम जोड़ेंगे राजा में, तो फिर से वो पहले का सूत्र बन के बन जाएगा, राजा का आ जोड़ेंगे तो आ राजा ही होगा, और रा जोड़ेंगे तो माथा बढ़ जाएगा, तो राजर्षि। इस प्रकार से बनकर तैयार हो गए। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान है, संधि करना तो बिल्कुल आसान है, बस कुछ सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमें मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको ये सूत्र बताया है, अच्छे से समझाया है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके कॉपी में भी आ जाए, कॉपी में उतारिएगा, और साथ में आपको समझ में आ गया है। अगर कभी भूल जाए तो एक दो बार वीडियो और देख लीजिएगा, बस आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे स्वर संधि का तीसरा पार्ट, यानी कि यंत्र संधि। तो आइए इसको भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका मैंने सूत्र लिखा है, या कह सकते हैं कि मैंने इसका गुण लिखा है, इसके बारे में परिभाषा कह सकते हैं। यदि आ, उ, री और री के बाद अपने से भिन्न कोई भी स्वर आए, अपने से भिन्न का मतलब है, अपने से भिन्न का मतलब कि अपने से अलग, अपने जैसा नहीं, ई है तो ई नहीं आए, ई की जगह कुछ और है, तो अपने से भिन्न कोई भी स्वर आए तो ई का बन जाता है या, उ का वा, री का र और री का ल हो जाता है। इसको हम सूत्र के सहारे समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि आ, ई के बाद आ गया, ई के बाद आ गया, तो दोनों मिलकर बन जाएगा या, वो भी हलंत वाला या, मतलब आधा या, पूरा या नहीं बनेगा, आधा या बनता है, तो इसलिए हलंत दिया गया है। तो ई के बाद यदि आ गया तो हो जाएगा या, यदि ऊ के बाद आ गया तो वाह हो जाएगा। देखिए ऊ का क्या होता है, वाह हो जाता है, तो ऊ का वाह है। री के बाद अगर आ जाएगा तो रा हो जाएगा, और री के बाद आएगा तो गलती लिखते हैं मैंने, ला हो जाता है, ऐसे। ली के बाद अगर आ गया, ली के बाद आ तो ला हो जाता है। अभी हम थोड़ा सा कुछ याद दिलाना चाहते हैं आपको। अभी हम पिछले बार पढ़े थे, तो पिछले में क्या पढ़े थे, गुण में
कि यदि आ के बाद ई आ जाए, यदि आ के बाद ई आ जाए तो ए हो जाता है। देखिए गुण संधि जो अभी पिछले होता है, आ के बाद ई आ जाए तो ए हो जाता है, और जस्ट इसका उल्टा है कि यदि ई के बाद आ है तो या होता है। तो जस्ट सेम उल्टा दोनों सूत्र है, तो इसको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि इसको अपना ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं बनाना है कि हम बार बार कंफ्यूज रहते हैं। अपना ताकत बना लीजिए कि दोनों अगर चेंज होता है कैसे आएगा। यदि आ आएगा पहले, ई आएगा बाद में, तो दोनों मिलकर ए हो जाता है ए। और यदि ई भी पहले आ जाए और बाद में आ आए तो या हो जाता है, तो या हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आ ई सीधा चले, जैसे पहले आ आता है, उसके बाद आ, उसके बाद ई, उसके बाद ई, तो यदि आ ई सीधा चले तो यह सीधा ही चलते रहता है। आ आएगा पहले, आ ई में अगर हम अब पढ़ें आ ई ऊ ए, अगर ऐसे हम पढ़ना शुरू करें तो क्या होता है कि पहले आ आता है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद ए आता है। तो अगर सीधा चलेगा तो सूत्र जो है सीधा ही चलेगा। यदि आ आया पहले, बाद में ई आया, तो आंसर जो है ए बनेगा। सीधा चल रहा है ये सूत्र की तरह। और अगर हम इसको समझें तो यह उल्टा चल रहा है। देखिए पहले ई आया, उसके बाद आ आया, उसके बाद व्यंजन वर्ण में चल जाओ, का खा गा में चल जाओ तो यह आया, तो एकदम उल्टा है। पहले ई, उसके बाद आया, उल्टा चल रहा है। ऐसे लिखा जा रहा है कि ई, फिर बड़ी, छोटी, फिर आ, फिर आ, ऐसे उल्टा चल रहा है। आ ई तो उल्टा में उल्टा ही चलता है, तो लास्ट में यह आता है। मतलब कि ई और आ मिलकर यह बनेगा, और आ और ई मिलकर ए बनेगा। मतलब कि अगर आ ई चल रहा है तो सीधा ही चलता जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो सूत्र की बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं संधि में। संधि में बढ़ते हैं कि संधि कैसे बनाएंगे। तो ई और आ मिलकर या हो जाता है, उ और आ मिलकर वा हो जाता है, री और आ मिलकर रा हो जाता है, री और आ मिलकर ला हो जाता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाइए। समझ गए, याद हो गया। चलिए मैंने यहाँ 4 को एग्जाम्पल लिया है, चारों एग्जाम्पल को बनाएंगे और समझेंगे कैसे इस इस्तेमाल किया जाता है। तो मधु प्लस अरि, मधु में ऊ की मात्रा छुपा हुआ है, मधु है तो यहाँ ऊ की मात्रा छुपा हुआ है। और साथ में जुड़ना है क्या, आ, अरि है तो आ जुड़ना है। तो ऊ और आ मिलकर क्या बनेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। ऊ और आ मिलकर क्या बनेगा, तो देखिए ऊ और आ मिलकर वा बनता है, तो वा बनेगा, वो भी हलंत वा। हलंत वा करने का मतलब है कि आधा वा, पूरा वा नहीं बनेगा, आधा बनेगा। तो ऊ और आ मिलकर आधा वा बनेगा, तो आ वा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे मध, ये जो ध है, मधु में जो ध है वह भी आधा हो जाता है, तो हो जाता है म और आधा ध, मध। और ये वाव जो है आ के साथ वापस मिलता है तो पूरा व बनता है। ये जो आधा आ है ये आ के साथ वापस मिलता है तो पूरा बन जाता है वाह। तो इस प्रकार से वाह, तो आधा जो यहाँ पे ऊ की धू की मात्रा था, धू वो आधा हो गया और ये दोनों मिलकर पूरा हो गया, तो मध्य हुआ। और री लास्ट में है तो री, ये जो री लास्ट में था वो री, तो मध्यवरी। तो इस प्रकार से मधु प्लस अरि इक्वल टू मध्यवरी। ऊ और आ मिलकर वा बना, वा फिर से आ के साथ मिला और पूरा बन गया। ये यहाँ पर धा जो था वो आधा हो गया, तो इस प्रकार से टोटल मिलाया तो मध्यवरी। इसी प्रकार से स्वागतम, सु प्लस आगतम, स्वागतम कैसे होता है देखिए। सु है तो इसमें ऊ की मात्रा है, आ है तो आ ऊ और आ क्या होगा, तो अभी हम क्या बताया कि यदि ऊ के बाद अपने से भिन्न कोई भी स्वर है, अपने से भिन्न मतलब ऊ को छोड़कर कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा आया है तो ऊ का क्या बन जाता है, व बन जाता है। यहाँ भी सूत्र लिखा है ऊ का क्या होता है, व, तो ये हो जाता है व, वो भी हलंत वाला व, मतलब आधा व, नहीं आधा व। अब यहाँ पर देखिए सु है तो ये सु जो है ये सा मात्रा इसमें सा लगा हुआ है, ये सा आधा हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मधु था तो धा आधा हो गया, इसी प्रकार से सा भी आधा हो जाएगा, तो आधा सा लिखेंगे। उसके बाद वा जो है आ में जुटेगा, देखिए वा जो है फिर से आ में जुटेगा तो वा बनेगा, तो वा बन जाएगा ऐसे, वा आ में जुड़ा तो वा बनेगा। ये आधा सा हो गया स्टार्टिंग में वा, और गतम जो है बच गया है तो गतम लिख देंगे, गतम ऐसे। तो सु और प्लस आगतम इक्वल टू स्वागतम, इस प्रकार से बनता है स्वागतम। तो ये भी है मैथ की तरह है, मैथ की जैसे सूत्र चलता है इसमें। सूत्र जो है बारीकी से देखा जाता है, अगर आप इसको समझ जाएंगे बारीकी से सूत्र को लगाना
तो आप संधि समझ जाएंगे और संधि जो है बना पाएंगे। तो आगे देखते हैं, आगे है हमारा री प्लस आकृति। री प्लस आकृति, तो री में हम साफ साफ देख रहे हैं कि री की मात्रा लगा हुआ है और यहाँ आ है। तो री और आ क्या बनेगा, तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है री के बाद आ आया तो आधा ला बना। यहाँ पे कहा भी गया है कि अपने से भिन्न, मतलब कि अपने से भिन्न मतलब कुछ भी आए, आए आए ई आए कुछ भी आए तो क्या हो जाता है, री का ला हो जाता है। तो यहाँ पर री का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। वो भी आधा ला होगा, पूरा ला नहीं होगा, तो आधा ला। और यहाँ पे आकृति में आधा ला जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये जो आधा ला है, यहाँ पे जो आधा ला है, ये तो यहाँ पे कोई शब्द नहीं था बल्कि ये पूरा सूत्र ही था। तो सूत्र के जुड़ने से ये आधा ला बना। यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं बचा, अब तो खत्म हो गया। आधा ला जब आ में जुटेगा तो बन जाएगा ला। देखिए आधा ला जो बचा था, ये दोनों सूत्र बनकर आया है आधा ला। ये आधा ला आ की मात्रा में जुटेगा तो बन जाएगा ला। और कृति है तो कृति, ऐसे लाकृति बनेगा, लाकृति इस प्रकार से बनेगा। एक और है इति प्लस आदि। तो इति प्लस आदि में देखिए कैसे करेंगे। इति तो ई तो पहले लिख लेंगे, कहें कि इसका तो कुछ होने वाला है नहीं, जुड़ना तो इसको और इसको है, तो ई पहले लिख लिए। यहाँ पे ई की मात्रा है, ती में ई की मात्रा छुपा हुआ है और यहाँ आदि है तो आ की मात्रा। और ई और आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ई और आ मिलेगा तो या बनेगा। तो यहाँ पर ऐसे या लिखते हैं, वो भी हलंत वाला है। इतना तक तो क्लियर है। ई की मात्रा आ की मात्रा दोनों जोड़ दी, आधा या बना। अब आधा या तो हम समझ रहे हैं, आधा या जब आ की मात्रा में जुटेगा तो क्या बनेगा, या बनेगा। आधा या है, आ की मात्रा में जुटेगा तो या बनेगा, ऐसे या। और दी तो है तो दी, ऐसे। अभी देखिए यहाँ पे जो ती है इसमें ता की मात्रा है ना, और ता को हम आधा करेंगे ऐसे, आधा तक। जैसे इसमें किए थे सा को आधा सा किए थे, धा को आधा वा किए थे, इसी प्रकार से ता को भी आधा ता करेंगे तो आधा ता हो जाएगा। अब सब जोड़ देंगे, एक में कर देंगे तो ई आधा ता या आदि इत्यादि। तो इति प्लस आदि इक्वल टू इत्यादि। तो इस प्रकार से संधि का निर्माण होता है। संधि को हम बनाते हैं, संधि को रटते नहीं है, याद नहीं करते हैं, बल्कि बनाते हैं। और बनाते कैसे हैं, तो सूत्र से बनाते हैं। ये जो सूत्र है ये सूत्र से बनाते हैं। और इस सूत्रों को रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए। यदि ई के बाद कुछ भी आ जाए अपने से चेंजिंग तो या हो जाता है, ऊ के बाद आए तो वाह, री के बाद कुछ भी चेंजिंग आए तो रा, और री का हो जाता है ला। बस इतना सा आसान है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चौथा नंबर है स्वर संधि का वृद्धि संधि। तो आइए इसे भी हम समझ लेते हैं क्या कहता है। यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। और इसी प्रकार से ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा है, सूत्र के द्वारा समझाता हूँ आपको। यदि आ या आ के बाद ए आ जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वृद्धि कर जाएगा। जो है वृद्धि संधि मतलब समझिए तो कि वृद्धि कर गया, एक ए से जो है वृद्धि करके ऐ बन गया है। इसी प्रकार से यदि आ या आ के बाद ऐ भी रहे तो ये दोनों मिलकर ऐ ही हो जाएगा, वृद्धि मतलब बड़ा ही हो जाता होता है। और इस प्रकार से इसमें ओ वाला भी होता है। यदि आ या आ के बाद ओ रहे तो दोनों मिलकर वृद्धि कर जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा और बन जाएगा। ओ रहे तो भी ओ बन जाएगा और रहे तो भी ओ ही बनेगा। तो ये साधारण सा सूत्र है, सूत्र के द्वारा ही हम ये बनाएंगे उदाहरण। तो फिर से अगर हम समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। यदि आ या आ के बाद ए रहे तो ऐ, और ऐ रहे तो भी ऐ, ओ रहे तो और रहे तो भी ओ। इस प्रकार से सूत्र है। जैसे हम बनाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ एक प्लस एकम, एक है तो यहाँ पे का में आ की मात्रा छुपा हुआ है, का में आ की मात्रा छुपा हुआ है। और यहाँ पे ए तो हम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हो गया आ और ए, तो आ और ए मिलकर क्या बनेगा, देखिए आ और ए मिलकर क्या बनेगा, ऐ बनेगा। तो हो जाएगा ऐ, ऐसे। अब ऐ जो है यहाँ पे का में जुटेगा, ऐ जो है का में जुटेगा तो बन जाएगा कै। तो ए और कै, कै कैसे हुआ, ये जो ए की मात्रा है वो क में जुट के बन गया कै। और उसके बाद कम है, इसका तो इस्तेमाल कर चुके हैं तो कम, तो हो जाएगा कम, एक कै कम, एक प्लस एकम इक्वल टू एक कै कम, ऐसे बनता है। इस प्रकार से यहाँ पे है तथा प्लस एव, तो क्या होगा, तो ए की मात्रा जो है आ के साथ जुड़ता है। यहाँ पे आ की मात्रा है छुपा हुआ, यहाँ पे ए की मात्रा है, दोनों में से क्या बन जाएगा, ऐ बनेगा, ऐसे ऐसे ऐ बन जाएगा। तो ये ऐ कहाँ जुटेगा, तथा में जुटेगा।
तो था में ए जोड़ेंगे तो थ हो जाएगा। था में या था में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा थ, और यहाँ पे ए का इस्तेमाल तो कर चुके हैं, तो आप सिर्फ बचा वाह, तो हो जाएगा तथैव। इस प्रकार से तथा प्लस ए इक्वल टू तथैव। आगे है सदा प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, तो सदा प्लस ए इक्वल टू सदैव, ऐसे सदैव। सदैव कैसे बना, तो आ की मात्रा ए की मात्रा दोनों मिलकर ए बन गया है। देखिए साफ साफ बता रहे हैं, आ की मात्रा इसमें छुपा हुआ है, ए की मात्रा इसमें छुपा हुआ है, आ और ए मिलकर ए बना, ए की मात्रा लगा दी सदैव। जल प्लस ओ इक्वल टू क्या होगा, जलौघ होगा। जलौघ क्यों होगा, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा छुपा है, यहाँ पे ओ की मात्रा, तो आ और ओ मिलकर क्या बनता है, औ होता है, तो औ की मात्रा हो गया, लौ हो गया, ला की जगह लौ हो गया, तो जल प्लस ओ इक्वल टू जलौघ। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि का निर्माण होता है, या वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल बनाया जाता है। यहाँ पे आ और ए मिलके ए बना है, यहाँ पे आ और ओ मिलके ओ बना है, जो साफ साफ दिख रहा है। ऐसा नहीं है, सब में होता है। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि बनता है। तो अगर इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अयादी संधि। तो स्वर संधि का 5वां पार्ट है अयादी संधि, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो इसका सूत्र कहता है अयादी संधि का, यदि ए ओ या औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, अपने से भिन्न कोई भी स्वर वर्ण आए, तो ए का हो जाता है ए। देखिए मैंने सूत्र जो है आसान भाषा में लिखा है, ए का ए का आय, ओ का अब और औ का आव हो जाता है। फिर से एक बार पढ़ेंगे, ए का ए का आय, यहाँ पे ए की मात्रा जो है ए यहाँ पे लाएंगे है, तो यहाँ आ हो गया, यहाँ पे सिर्फ आ है, यहाँ आ हुआ। ओ की मात्रा है तो ओ का अब और औ की मात्रा का आव हो जाता है। इस प्रकार से एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल बनाएंगे तो और ज़्यादा हमें समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं से प्लस अनम, तो क्या होगा से, तो से में से ए की मात्रा निकालिए तो सिर्फ स बचा, अनम में से आ की मात्रा निकालिए तो सिर्फ नम बचा। अब दोनों मिलकर क्या बना है, ए बना है, तो सा में ए जोड़ दिए तो हो गया सै, सा में ए जोड़ दिए हो गया सै, और नम तो लास्ट में था ही, तो सै नम। इस प्रकार से ने प्लस अनम, तो ने में से ए की मात्रा निकाल लेंगे, ने में से ए की मात्रा निकाल लेंगे तो सिर्फ न बच जाएगा, और अनम में से आ की मात्रा निकाल लेंगे ऐसे, तो सिर्फ नम बचेगा। ऐसे यहाँ से न बच गया, यहाँ से नम बच गया है। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे ए और आ, क्या मिलता बनता है ए और आ। तो देखिए यही सूत्र जो है बन जाएगा, ए के बाद कुछ भी आए तो ए हो जाता है, तो दोनों मिलकर ए हो गया, ऐसे ए। अब ना में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा न, न तो पहले से है ही और जुड़ जाएगा यह, तो न, और नम तो नैनम, ऐसे बन गया नैनम। इस प्रकार से जो है संधि का निर्माण होता है, संधि बनता है। तो हम सटा कर लिखेंगे तो नैनम लिखाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पो प्लस अन, तो पो में से अगर ओ की मात्रा निकाल लेते हैं ऐसे, तो ये सिर्फ पा बच जाएगा। पो में से ओ की मात्रा निकालिए, सिर्फ पा बच गया, और अनह में से अगर आ की मात्रा निकालिए तो सिर्फ न बच गया। ऐसे आ की मात्रा निकालिए तो सिर्फ न बच गया। अब हम जोड़ते हैं, ओ को आ के साथ जोड़ते हैं, तो कहता क्या है कि ओ के बाद कुछ भी स्वर कोई भी स्वर आ जाता है तो अब बनता है, क्या बनता है अब। इस प्रकार से अब जो है हम जोड़ेंगे पा में, अब को पा में जोड़ेंगे तो पा प्लस अब छोटी पाव, ऐसे पा और अब जोड़ेंगे तो पाव हो जाएगा, और ये न की मात्रा तो है तो ना, पावना। इस प्रकार से बन गया पावना। तो इसको हम सटा कर लिखेंगे, तो पाव का पौ जोड़ आका है इक्वल टू पाव का। तो इस प्रकार से अयादी संधि का बनाया जाता है, इसको नियम होता है। तो आशा करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। तो इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार व्यंजन संधि, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि व्यंजन संधि किसे कहेंगे, इसका परिभाषा क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा आसान सा परिभाषा है। तो स्वर या व्यंजन वर्णों के जुड़ने से, मेल मतलब होता है जुड़ना, स्वर या व्यंजन वर्णों के जुड़ने से जो व्यंजन वर्ण में परिवर्तन आता है, जो व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, ये था इसका परिभाषा। और कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि दिक् प्लस गजह, दिक् प्लस गजह इक्वल टू दिग्गजह। देखिए परिवर्तन किसमें हुआ है, परिवर्तन हुआ है का में, का जो है वो ज बन गया है।
तो ये व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण होता है, और व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन आ गया है इसी को कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सम जो म है वो भी एक व्यंजन वर्ण है, और इसमें परिवर्तन होकर ये अनुस्वार बन गया है, तो यहाँ पे संयोग बना। तो जो व्यंजन वर्ण में परिवर्तन आया है इसी को कहेंगे हम व्यंजन संधि। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं व्यंजन संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन संधि का ऐसे कोई प्रकार नहीं होता है, इसके कुछ नियम हैं 10-12, जिसको आप याद कीजिए और समझ लीजिए, व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि कोई प्रकार नहीं होता है, निश्चित प्रकार नहीं है, जैसा कि स्वर संधि का 5 प्रकार निश्चित है। तो चलिए इसका कुछ नियम है, कुछ रूल होता है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल आसान भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला और आसान सा नियम मैंने यहाँ पर लिखा है, नियम नंबर 1, यदि हलंत म कहने का मतलब होता है आधा म, तो यदि हलंत म के बाद अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण आए, अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। सबसे पहले हमको याद करना पड़ेगा कि अंतस्थ वर्ण क्या होता है और ऊष्म वर्ण क्या होता है। ऐसे मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया है, बहुत पहले पढ़ाया था कि वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन होते हैं, ऊष्म वर्ण कौन होते हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अंतस्थ वर्ण कौन है, तो आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से याद रखिएगा, य, र, ल और व। ये 4 ऐसे वर्ण हैं, य, र, ल और व, जिसे अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और ऊष्म वर्ण कौन हो जाएंगे, तो इसके बाद बचता है सो तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये जो 4 बचे हैं ये है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो आप देख पा रहे हैं य से लेकर ह तक, य से लेकर व तक ये अंतस्थ वर्ण है, और स से लेकर ह तक ये ऊष्म वर्ण है। और कहता है कि यदि म के बाद य, र, ल, व, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह में से कोई भी एक आ जाए तो म का अनुस्वार हो जाता है। चलिए इसको हम और आसान भाषा में समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सम प्लस योग, सम प्लस योग। यहाँ पे हम 2 बात गौर करेंगे। पहला बात कि हलंत म है कि नहीं, तो हलंत म है जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है। और दूसरा बात करेंगे कि अंतस्थ या ऊष्म वर्ण है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे यह है, और यह किस में आता है, अंतस्थ वर्ण में आता है। दोनों कंडीशन जो है फॉलो कर रहा है, और जब दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इस नियम को हम उपयोग करेंगे, ये नियम काम करेगा। तो ये नियम कैसे काम करेगा, कहता क्या है कि अगर ऐसा हो कि पहले म हो उसके बाद अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण से कोई हो, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, तो म का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदु, माथा में बिंदु, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अनुस्वार। तो इसका क्या हो जाएगा, सम प्लस योग क्या होगा, देखिए यहाँ बनाया हुआ था, सम प्लस योग संयोग हो जाएगा। ऐसे संयोग, क्यों संयोग हुआ, क्योंकि ये जो हलंत म था वो ऐसे बिंदु बन गया और फिर बाकी सब लिख दिया गया, तो संयोग इस प्रकार से। सम प्लस सारा क्या होगा, तो सा का तो सा ही हो जाएगा। ये जो हलंत में है वो क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। बाकी सार है तो सारा लिख देंगे। तो सम प्लस सारा है इक्वल टू संसार है। सम प्लस वादा क्या जाएगा, संवादा। बहुत अच्छा, संवादा। ऐसे इस प्रकार से सम प्लस वादा इक्वल टू संवादा बनेगा। और हमारा स्वयं प्लस वरह क्या होगा, तो यहाँ भी हलंत में लगा हुआ जैसा कि नियम कह रहा है, और यहाँ व आ रहा है। और व तो हम जानते हैं कौन सा संधि में आता है, कौन सा वर्ण में आता है, व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। यहाँ पे व है ना, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, तो हलंत म का हो जाएगा अनुस्वार। तो यहाँ पे ऐसे स्वयं और वरह, स्वयं प्लस वरह इक्वल टू स्वयं वरह। सम प्लस हारा क्या हो जाएगा, तो सम प्लस हारा हो जाएगा संहारा। इस प्रकार से हलंत में अनुस्वार बन गया। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा फॉर्मूला था। पहला नियम मैंने इसको बनाया है। इसको पहला नियम इसलिए बनाया है क्योंकि सबसे आसान था। अगर हम आसानी से शुरू करें, एक छोटे सा स्टेप से शुरू करें, तो आगे जाकर हम कठिन स्टेप उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था
पहला नियम व्यंजन संधि का। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ में इसको नोट कॉपी में उतारिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे और अगले नियम के। तो यहाँ पे मैंने 2 नियम और लिखे हैं, जिसको आइए हम और समझते हैं और क्या कहता है नियम ये जानते हैं। तो यहाँ दूसरा नियम कहता है कि यदि माँ यानी कि हलंत माँ अथवा माँ, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण है, कोई स्पर्श वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। स्पर्श वर्ण पहले जाने, स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं। तो अगर आपने वर्ण पढ़ा है, वर्ण का चैप्टर पढ़ा है, तो आपको समझने में आसानी होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो देखने के बाद आप वर्ण का चैप्टर देख लीजिएगा। चलिए समझते हैं पहले स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं। तो आप काखा जो पढ़े होंगे, काखा गघा, उसमें आता है क वर्ग, इसमें आता है क वर्ग। क वर्ग मतलब कि का से लेकर अंग तक। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्गों को मिलाकर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्णों को मिलाकर हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, इन 5 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो इसमें से कोई भी अगर एक आ जाए, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, इसमें से कोई भी एक आ जाए तो उसके माँ का जो है वो अनुस्वार हो जाता है। देखिए, माँ के बाद अगर स्पर्श वर्ण आए, स्पर्श वर्ण मतलब कि इसमें से कोई आ जाए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। जैसा कि अभी हमने पिछले जो अभी नियम पढ़ा है उसमें क्या था कि अगर माँ के बाद अंतस्थ वर्ण या उष्ण वर्ण, या आसान भाषा में कहें तो या, र, ल, व, तलब से मूर्धन्य सा, दंत सा और हा में से कोई भी आ जाए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। और यहाँ पे कहता है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में से कोई आ जाए तो अनुस्वार आता है। तो आप इतना आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर ऐसा हो कि हलंत माँ आ जाए और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, सिर्फ संयुक्त व्यंजन वर्ण को छोड़कर, जैसे कि छ, त्र, स्र और ज्ञ, ये 4 वो है, ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण है, इसको छोड़कर कोई भी आ जाए तो आपको क्या करना है, हलंत माँ का अनुस्वार कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। पिछले वाला ही नियम, जस्ट वही पिछला वाला नियम है, अहम प्लस का ये माँ जो है हलंत, सॉरी माँ जो है अनुस्वार हो जाएगा तो बनेगा ऐसे। तो बनाएंगे हम अहम कारः, अहंकार, ऐसे। ये जो हाँ अनुस्वार आया है वो कहाँ से आया है, तो हलंत माँ की जगह पे हम अनुस्वार का प्रयोग किए हैं तो अहंकार बन गया। सम प्लस गम, तो सम प्लस गम हो जाएगा संगम, इस प्रकार से हलंत माँ अनुस्वार बन गया। किम प्लस चित बन जाएगा किंचित, ये अनुस्वार बना और बाकी चित है किंचित। पम प्लस चम तो हो जाएगा पंचम, इस प्रकार से पंचम। तो ये पहला नियम जो कह रहा था कि माँ के बाद स्पर्श वर्ण आएगा तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा, ये मैंने कर लिया। कुछ और भी कहता है या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसको मैं मिटा देता हूं। या तो आप ऐसे बनाइए जो बहुत ही आसान, और पहले भी हम पढ़े, इसको आसान लग रहा होगा। या फिर एक नियम और कहता है कि इसको हम ऐसे नहीं तो एक और ढंग से बना सकते हैं। वो नियम क्या है, तो नियम इस प्रकार से, अहम प्लस कार है, कहता है बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। बाद वाला मतलब कि क्या है, बाद में तो क्या है, तो का पंचम वर्ण क्या होगा, तो का, ख, ग, घ, अंग, तो का पंचम वर्ण होता है अंग, तो अंग हो जाएगा। जैसे कि हम करके दिखाते हैं, आ माँ का जो है पंचम वर्ण होगा, वो भी बाद वाले वर्ण का, मतलब इसका अंग हो जाएगा ऐसे, अंग। और कारह है तो कारह,
अहंकार। तो इस प्रकार से भी हम अहंकार लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, सम प्लस गम क्या है? तो संगम, इसको हम और क्या कर सकते हैं? तो ग का भी हम पंचम वर्ण लिखें तो क्या हो जाएगा? कहरा में कवर्ग में ग आता है तो इसका पंचम वर्ण भी अंगा ही होता है, क ख ग घ अंगा। जिसमें ग आता है उसका पंचम वर्ण अंगा होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे स अंग। जहां पे अनुस्वार दिए हैं या जहां पर हलंत मा था वहां पे पंचम वर्ण किए हैं तो अंगा हो गया। पंचम वर्ण किसका होता है? बाद वाले वर्ण का होता है, तो अंगा हो गया। और गम है तो गम। इस प्रकार से हो जाता है संगम। किम प्लस चित इसको क्या होगा? तो किंचित होता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हलंत में है तो का है, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या है? बाद वाला वर्ण है चा, और चा का लास्ट वाला आता है, चा का पंचम वर्ण होता है इया। क्या होता है? इया। तो हम ऐसे इया भी लिख सकते हैं, आधा इया। ठीक है। बाकी चित है तो चित ऐसे, किंचित, किंचित ऐसे भी लिखेंगे और किंचित ऐसे भी लिखेंगे, दोनों सही है। आप इसको देखकर समझ जाएंगे या पहचान जाएंगे। पंचम, तो पंचम में यहाँ पे चा है और चा का लास्ट वाला क्या हो जाएगा? इया। तो हम यहाँ पे आधा इया देंगे ऐसे, और बाकी चम है लास्ट में ऐड करते। देखिए, आपने पंचम ऐसा लिखा हुआ कहीं देखा है? ऐसा लिखा हुआ देखा होगा आपने, मुझे पता है। ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा। पंचम दो तरीके से लिखा हुआ देखा होगा। बस इसी संधि का इस्तेमाल करके पंचम को दो तरीके से लिखा जाता है और इन सबको भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा ट्रिक आसान लगता है और किसका आप इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों सही है, आप किसी भी दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा होगा अगर आप दोनों सीख जाते हैं, क्योंकि दो तरीके से आप सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये था आपका दूसरा नियम। और तीसरा नियम भी इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है। इसमें क्या कहता है? यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो, क्री मतलब होता है करना, और क्री धातु मतलब करना से रिलेटेड कोई शब्द हो, कोई शब्द या वर्ड आए, क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो, तो माँ का अनुस्वार होता है। इसमें जो माँ है लगा हुआ, इसका अनुस्वार हो जाता है। और इसमें और कुछ कह रहा है, और हलंत सा का आगमन हो जाता है। मतलब कि माँ का तो अनुस्वार होता ही है, जैसे कि माँ का हम अभी तक अनुस्वार कर रहे थे, उसका तो होता ही है, साथ में आधा सा का आगमन होता है। आगमन होता है आ जाता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। कहता है, क्या कहता है कि अगर सम हो, सम है भाई साहब, सम तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो, तो क्री मतलब करना होता है, तो क्री से निष्पन्न का रहा है, तो सम जो नियम है उसके अनुसार बैठ रहा है, तो सम भी आ गया। क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द भी आ गया। तो कहता है कि माँ का अनुस्वार आता है, जो माँ है उसका अनुस्वार कर देंगे। तो हम ऐसे करेंगे, स माँ को अनुस्वार कर दिए। उसके बाद कहता है कि एवं स का आगमन हो जाता है, वो भी हलंत सा। हलंत सा मतलब कि आधा सा, तो आधा सा भी आ जाएगा ऐसे। स का सा लिख दिए, माँ का अनुस्वार हो गया और आधा सा का आगमन हो गया। बाकी कारा है, कारा लिख दीजिए ऐसे, इस प्रकार से। तो सम प्लस कारा हो गया संस्कार। इस प्रकार से संस्कार बनकर तैयार हुआ। एक एग्जांपल और है, इसको समझते हैं। सम प्लस कीर्ति, तो सा और हलंत माँ का अनुस्वार हो गया, और हमको पता है कि आधा सा का आगमन होता है, तो आधा सा कर देंगे। और यहाँ पे कृति है तो कृति ऐड कर देंगे। अब पढ़िए क्या हुआ, संस्कृति। तो सम प्लस कृति इक्वल टू संस्कृति। तो इस प्रकार से तीसरा नियम कह रहा था। और तीनों नियम मैंने सम से ही बनाया है, हलंत माँ का ही प्रयोग करने के लिए बताया है कि हलंत माँ का प्रयोग कैसे कैसे होता है, कैसे उसका प्रयोग अनुस्वार में कर लेते हैं, कैसे उसका प्रयोग पंचम वर्ण में कर लेते हैं, कैसे उसका प्रयोग करके आधा सा का आगमन हो जाता है। तो सारा जो तीन नियम बताया है मैंने, वो तीनों नियम हलंत माँ यानी कि माँ से रिलेटेड था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ। चौथा नियम क्या कहता है, यदि स के बाद त या थ आए, स के बाद मतलब कि मूर्धन्य स के बाद, इसको हम मूर्धन्य स कहते हैं। तो मूर्धन्य स के बाद अगर त या थ आए तो क्रमशः
टा या ठा हो जाता है। क्रमशः कहने का मतलब है कि क्रम से ता का टा हो जाएगा और अगर था होगा तो ठा हो जाएगा, इसलिए क्रमशः दिया गया है कि क्रम से ता का टा था का ठा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल बनाएंगे और अच्छे से समझाएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, उत्कृष्ट प्लस ता इक्वल टू क्या होगा, तो उत्कृष्ट पहले लिख लेते हैं, उत्कृष्ट। देखिए यहाँ पे हलांत दिया हुआ है, सा में हलंत है और हलंत का मतलब होता है आधा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आधा सा लिखा हूँ। और यहाँ ता है तो क्या बताया कि अगर सा के बाद ता है तो क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। तो यहाँ हम ता ना लिख करके टा लिखेंगे ऐसे, इस प्रकार से, और बन जाएगा उत्कृष्टा। उत्कृष्ट प्लस ता इक्वल टू बन गया उत्कृष्टा। एक और एग्जाम्पल है, प्रिस प्लस थम। प्रिस लिख लेते हैं, प्रिस। यहाँ पे हलंत सा लगा हुआ है, हलंत का मतलब आधा होता है तो आधा लिखा है मैंने। थम है तो था है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि सा के बाद था आएगा तो क्या हो जाएगा, ठा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे था की जगह ठा लिख देंगे इस प्रकार से। और माँ हलंत है तो हलंत माँ दे दिए। अब पढ़िए क्या हुआ, पृष्ठम। तो पृष्ठ प्लस थम इक्वल टू पृष्ठम, पृष्ठम। आगे बढ़ते हैं, सस प्लस ठा। सस प्लस था क्या बनेगा, तो सा और आधा सा, ये हलंत सा है इसलिए आधा सा। था का क्या हो जाता है, था का हो जाता है ठा, तो यहाँ ठा लिख देते हैं और बन गया पृष्ठा, सॉरी षष्ठा। सस प्लस था इक्वल टू षष्ठा, सॉरी षष्ठा। बोलने थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, तो सस प्लस था इक्वल टू षष्ठा। इस प्रकार से ये चौथा नियम कह रहा था और बहुत ही आसान और बहुत ही इजी नियम था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नियम क्या कहता है, ये भी आसान सा नियम है। कहता है कि यदि ता के बाद ला आ जाए, ता के बाद क्या आ जाए, ला आ जाए। बहुत ही सिंपल सा नियम है। ता के बाद ला आ जाए तो ता का ला हो जाता है, ता का ला ही हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। लिखा हुआ उत प्लस लेख, तो क्या बनेगा, तो उत प्लस लेख। देखिए यहाँ पे आधा ता है और कह रहा है कि ता के बाद अगर ला जाए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ला, तो ता का क्या हो जाएगा, ता का ला हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा ता है तो आधा ला लिख लिए, तो उ आधा ला, ऐसे उ ता के जगह पे आधा ला लिख लिए, और लेख है तो लेख लिख देते हैं, तो बन गया उल्लेख। उत प्लस लेख इक्वल टू उल्लेख। उल्लेख क्यों हुआ, क्योंकि आधा ता है और आधा ता के बदले में आधा ला लिया गया है। उत प्लस लंघम क्या बनेगा, तो उत प्लस लंघम उल्लंघम बनेगा। उ ता के जगह ला लिख देंगे और लंघम है लंघम लिख देते हैं, लंघनम। उत प्लस लंघनम उल्लंघनम। तत् प्लस लीन क्या बनेगा, तल्लीन बनेगा। आधा ता की जगह आधा ला और लीन है तो लीन, तो इस प्रकार से बन गया तत् प्लस लीन तल्लीन। और एग्जाम्पल में यहाँ पर लिया है, उत प्लस लास इक्वल टू क्या बनेगा, तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे। ता की जगह ला कर देंगे, आधा ला और लास है तो लास। उत प्लस लास इक्वल टू उल्लास, उत प्लस लासा उल्लासा। महत प्लस लोका क्या हो जाएगा, खुद से ही कोशिश कीजिए, बोल के कोशिश कीजिए। महत प्लस लोका महल लोका, इस प्रकार से। और महान प्लस लाभा महान प्लस लाभा। देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। ता के बाद ला है तो ता है, यहाँ पे ता नहीं है, यहाँ पे महान है, न है, यहाँ पे न है, तो एक अपोजिट केस है। यहाँ भी हम ला का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा महालाभ, इस प्रकार से। ऐसे ये अपोजिट केस है, यहाँ पे न है और न होने के बावजूद भी यहाँ पे ला हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा ट्रिक। दो हमने देखा, नियम नंबर चौथा और नियम नंबर 5वां। चौथा में क्या कहा था कि सा के बाद ता या ठा आ जाए, सॉरी ता या था आ जाए तो ता का टा और ठा का ठा हो जाता है, और एग्जाम्पल भी हमने समझा। 5वां कहा था कि यदि ता के बाद ला आ जाए तो ता का ला ही हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे हलन ता है तो आधा ला हो गया, हलन ता है तो आधा ला हो गया। इस प्रकार से जो है बहुत ही आसान सा नियम था। तो हमने अभी सीखा व्यंजन संधि के 2 और नियम, और आगे चलते हैं और कितने नियम है, और बहुत सारे नियम है
तो कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ नियम जान लेते हैं। तो नियम नंबर 6 देख लेते हैं। और 6 में हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 6 कहता है यदि स के बाद तलव्य स हो, इसे कहते हैं दंत स कहते हैं। तो यदि दंत स के बाद तलव्य स हो या च वर्ग रहे तो दंत स का तलव्य स हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपको पढ़कर समझ में आ गया होगा। यदि दंत स के बाद तलव्य स हो या च वर्ग हो तो दंत स का तलव्य स ही हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, रामस प्लस सेते। तो देखिए यहाँ पे दंत स है और दंत स के बाद तलव्य स है, तो यहाँ पे इस नियम को फॉलो करेंगे और ये जो है आधा स है दंत स, वो बन जाएगा तलव्य स। तो ऐसे बनेगा रा म, ये जो दंत स है वो बन गया तलव्य स, और बाकी सेते था वो सेते वैसे ही लिख देंगे और बन गया रामस सेते। रामस प्लस सेते, रामस सेते। एग्जाम्पल और है रामस प्लस चिनोती। देखिए रामस है तो यहाँ पे दंत स है और बाद में च वर्ग है, इस बार सा नहीं है, तलव्य स नहीं है, इस बार च वर्ग है। तो च वर्ग होने के बाद भी हम तलव्य स ही बनाएंगे इसको। तो इस प्रकार से बन जाएगा रामस। देखिए ये था दंत स और इसका हो गया तलव्य स, और बाकी चिनोती है वो चिनोती लिखेंगे। देखिए एक बात यहाँ पे ऐसे लिखाएगा चिनोती, इस प्रकार से। जो स है वो चा के अंदर में आ गया है, मतलब ची के अंदर में आ गया है, तो रामस चिनोती पढ़ेंगे। तो ये था हमारा 6 नंबर, और बहुत ही सिंपल और आसान सा छोटा सा नियम था कि यदि दंत स के बाद तलव्य स या च वर्ग आ जाए तो दंत स का तलव्य स ही हो जाता है। और नियम नंबर 7 क्या कहता है, देखिएगा नियम नंबर 7 कहता है कि यदि त वर्ग के बाद त वर्ग मतलब त से लेकर त था ध न तक, त वर्ग के बाद च वर्ग रहे तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा नियम है, त वर्ग के बाद च वर्ग रहेगा तो त वर्ग का च वर्ग ही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है उत प्लस चारणम, तो उत प्लस चारणम क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे त वर्ग है, क्या है त वर्ग, और उसके बाद च वर्ग है, तो त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा, मतलब च बदल जाएगा, तो बनेगा उ, ये त आधा च बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे च है तो यहाँ पे च बन गया, और चारणम है तो चारणम बन गया उच्चारणम। इस प्रकार से आगे है सत प्लस चरित्र। तो सत का यहाँ त है तो सत जो है यहाँ त है उसको भी हम आधा च बना देंगे क्योंकि यहाँ पे च आ रहा है, तो हो जाएगा सच्चा रित्र, और हो जाएगा सच्चा रित्र। सत प्लस चरित्र सच्चा रित्र। शरत प्लस चंद्रम, सॉरी चंद्र, शरत प्लस चंद्र क्या होगा, तो ये त है उसको च बना देंगे और बन जाएगा स र आधा च और चंद्र, शरत चंद्र, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। ये था 7 नंबर नियम। कुछ और एग्जाम्पल है, उत प्लस ज्वाला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम सबको च बनाए हैं, सबको जो ता है उसको च बनाए हैं। क्यों बनाए, क्योंकि इसके पहले च आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ज आ रहा है तो ये ता है वो च नहीं बन के ज बनेगा। ठीक है, समझिएगा, ये जो ता है वो ज बनेगा क्योंकि यहाँ पे पहले ज है, तो बनेगा आधा ज, इसके लिए बन गया आधा ज, और बाकी ज्वाला है फिर से ज्वाला ही देंगे, तो बन जाएगा उज्ज्वला। उत प्लस ज्वाला उज्ज्वला। विपद प्लस जालम, तो क्या बनेगा, तो बनेगा वि प और आधा ज, ये त है वो आधा ज बदल जाएगा और जालम, जालम। इस प्रकार से विपजालम बनेगा, और ये 7 नंबर नियम समाप्त होता है। तो अभी हमने 2 नियम देखा, और ये व्यंजन संधि का नियम है और बहुत ही आसान और इजी सा नियम है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कॉपी में जरूर उतारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नियम देख लेते हैं। तो हमारा अगला नियम है नियम नंबर 8। तो देखिए क्या करता है, नियम नंबर 8 कहता है यदि स्वर वर्ण के बाद, क्या, स्वर वर्ण के बाद छ हो, चा छ जो होता है छ, वो छ हो तो छ के पहले च का आगमन हो जाता है, मतलब आ जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल और आसान सा इसका नियम है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। परी प्लस छेद, तो अगर हम री की बात करें तो री में ई की मात्रा लगा हुआ है और ई जो है एक स्वर वर्ण होता है, तो यहाँ पे स्वर वर्ण आ गया है और उसके बाद छ आ गया है, तो क्या कहता है कि छ के पहले आधा च आ जाएगा, सॉरी हलन च नहीं था, ऐसे
हलंत चा का आगमन हो जाता है तो इसका क्या बनेगा, तो आसान है, बहुत ही आसान सा नियम है। परी का परी लिख दिए, इसके पहले हम सिर्फ आधा चा लिख देंगे और बाकी छेद है तो छेदा लिख देंगे और बन जाएगा परिच्छेदा। इस प्रकार से तो परिस प्लस छेदा इक्वल टू परिच्छेदा, नियम के अनुसार जो है हलंत चा जो है आ गया है। इसी प्रकार से लिखता है साला प्लस छादनम, क्या बनेगा, तो वैसे ही बनेगा, एकदम सिंपल सा आसान सा ट्रिक है। साला लिख दिए, आधा चा ले आएंगे और छादनम है तो छादनम, छादनम, साला छादनम हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आगे है वी प्लस छेद है तो क्या बनेगा, विच्छेद, वी आधा चले आएंगे, छेद है छेद, ऐसे बन गया विच्छेद। राजा प्लस छत्रम तो बनेगा राजा आधा चा छत्रम, राज छत्रम। इस प्रकार से तो नियम नंबर 8 बिल्कुल आसान था, मतलब आसान तरीके से समझ में आ भी गया होगा आपको और बन गया। नियम नंबर 8 थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, समझना जो है इम्पोर्टेंट है और समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी आसान है। देखिए समझते हैं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण मतलब कि बताता हूं, ऐसा बताऊंगा आपको, पहले पढ़ लेते हैं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह आ जाए तो ह के स्थान पर पहले वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और पहले वाले वर्ण तृतीय वर्ण में हो जाता है। आसान भाषा में समझेंगे हम अभी, यहाँ पे बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम लिखते हैं, पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि पहले वाले वर्ण का, तो इसके हार के पहले क्या है, त है, तो ता को आप पूरा लिख लीजिए। यहाँ पर लिखता हूं मैं त, थ, द, ध और न। अब हमें अच्छा समझ में आएगा, देखिएगा त, थ, द, ध, न। अब क्या कहता है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह आ जाए, जैसा कि यहाँ पे ह आ गया है, तो ह के स्थान पर पहले वाले वर्ण, पहला वाला वर्ण कौन है, त है, तो ता का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। तो ता का चतुर्थ वर्ण मतलब कौन कहेंगे, ता का चतुर्थ वर्ण मतलब कि ध, तो ध हो जाएगा। तो ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। और पहले वाले वर्ण, पहला वर्ण कौन है, ता है ना, तो ता जो है तृतीय वर्ण में हो जाएगा, मतलब ता जो है खुद द बन जाएगा, ता जो है वो द बन जाएगा और ह जो है वो ध बन जाएगा। तो अगर हम बनाएंगे इसको तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा, देखिए ऊ है, ऊ लिख दिए, ता के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो ह की जगह पर आ जाता है ध और ता के जगह पे आता है द, तो द और ध मिलाकर क्या बनता है, ऐसे बनता है ध। इसमें द भी है और ध भी है, ठीक है। तो ऊ और द और ध हो गया और हार है तो हार, ऐसे। तो क्या बनेगा, उद्धार बनेगा, उद्धार, ऐसे लिखते हैं उद्धार, उत प्लस हार इक्वल टू उद्धार। और इसी प्रकार से एक है तत् प्लस हित, तो इसका क्या बनेगा, तो सेम यही प्रोसेस लगेगा। तो बनाएंगे त, यहाँ पे त है, यहाँ पे है, फिर यही नियम बनाएंगे, तो हा की जगह पर हो जाएगा ध और त के जगह पर हो जाएगा द। तो कैसे बनाएंगे, तो ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पे ध लग जाएगा, द में ध लगेगा और हित है तो हित, तद्धित। इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाता है। तो 9 नंबर जो है थोड़ा सा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा तो आपको ये भी आसान लगने लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है 10वां नियम। कहता है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। नियम को हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए पहले तो हम जानेंगे प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण क्या होता है। अगर हम ऐसे लिख लें, आपको ककहरा आता होगा, क, ख, ग, घ और अंग। इस प्रकार से मैंने क, ख, घ क वर्ग को लिखा है। अब हम पूछे हैं कि यह कौन सा वर्ग है, तो क वर्ग है। क्या है, क वर्ग है। क वर्ग मतलब क से लेकर अंग तक है। इसका प्रथम वर्ण कौन हुआ, तो क हुआ इसका प्रथम वर्ण, ख हुआ इसका द्वितीय वर्ण, ग इसका तृतीय हुआ, घ इसका चतुर्थ वर्ण हुआ और अंग इसका पंचम वर्ण हुआ है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण मतलब पहला वाला है, किसी भी वर्ग का है,
चाहे कवर्ग का है, चवर्ग का है, टवर्ग, किसी भी वर्ग का है, लेकिन पहला वर्ण आए तो प्रथम वर्ण आए और बाद में पंचम वर्ण आए। बाद में पंचम वर्ण मतलब कि किसी वर्ग का लास्ट वाला वर्ण आए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पर लेते हैं, ये एग्जाम्पल समझते हैं। ये पहला जो लिखा हुआ है ता, वो क्या है? ता क्या है? प्रथम वर्ण है। किसी यहाँ पे अगर तवर्ग करते तो तवर्ग का प्रथम वर्ण कौन होता है? ता होता है, तो ये प्रथम वर्ण है। और बाद में पंचम वर्ण है, मतलब लास्ट वाला है, तो ये जो न है वो लास्ट वाला है ना, ये पंचम वर्ण आता है, ता था दा धा ना, तो ये लास्ट में आता है, तो ये पंचम वर्ण हुआ। तो अगर ऐसा स्थिति हो कि पहला वर्ण आए प्रथम वर्ण और लास्ट में जो है पंचम वर्ण है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर जो पहला वर्ण है इसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का मतलब कि ता वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो ता वर्ग के अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे ता वर्ग लिखते हैं तो क्या क्या होगा? त, थ, द, ध और न। तो कहता है कि अगर ऐसा स्थिति हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का तृतीय वर्ण या पंचम वर्ण हो जाता है। तो ये जो त है, त के स्थान पर या तो द हो जाएगा या तो न हो जाएगा। यही ये कहता है नियम। मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर त ऐसे है कि प्रथम वर्ण आया है और उसके बाद लास्ट वाला जो है अंतिम वर्ण या पंचम वर्ण आया है, तो इसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा या पंचम वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बना के देख लेते हैं। तो महत् प्लस नाम क्या होगा? तो यहाँ पे पंचम वर्ण होगा और ना का प्रयोग होगा, तो ऐसे बनाएंगे म ह और ता के स्थान में हम कर देंगे न, वो भी आधा न, आधा ना के रूप होता है तो न, और नाम है तो नाम बन गया महनाम। तो इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे किया मैंने? यहाँ जो प्रथम वर्ण था इसी वर्ण का पंचम वर्ण लिख दिए। इसी प्रकार से और बनाते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। सत प्लस मित्रम, ये देखिए ता जो है तवर्ग का प्रथम वर्ण होता है और माँ जो है पवर्ग का अंतिम वर्ण या पंचम वर्ण होता है। तो ये नियम को फॉलो कर रहा है। पहला है प्रथम वर्ण और लास्ट वाला है या बाद में है पंचम वर्ण। तो क्या कहेगा कि इसी वर्ग का या तो तृतीय हो जाएगा या तो पंचम होगा। तो यहाँ पर भी पंचम होगा और बन जाएगा स, ये ता के जगह आधा न देंगे, न और मित्र म। देखिए ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे हम कुछ गलत लिखे हैं। गलत ये लिखे हैं कि जो न आधा है वो बाहर निकला हुआ है, तो इसके साथ जुड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे लिखेंगे हम, ये ऐसे समित्रम, सन्मित्रम। आधा ना को हम यहाँ पर ऐसे भी दे सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, और तो ऐसे भी देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो सन्मित्रम। उत प्लस मुखा, तो यहाँ पर भी प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ रहा है, तो हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। तो ता की जगह पर आधा न कर लें, तो हो जाएगा ओ आधा न और मुख, उन्मुख। उत प्लस दानम, इसमें क्या होगा? देखिए एक ऐसा इकलौता उदाहरण है जिसमें ता की जगह ना नहीं होगा बल्कि दा होगा। यहाँ जो कहा तृतीय वर्ण, तो यहाँ पे तृतीय वर्ण का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ओ और आधा द, ऐसे आधा द, और दानम है तो दाम, उद्दाम। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम एक तरीका और से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? दोनों द एक ही में कर सकते हैं, ऐसे और फिर ऐसे उद्दाम, ऐसे। ये दोनों तरीका सही है लिखने का और ये दोनों तरीका से हम लिख सकते हैं। तो ये नियम जो कहा था मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसको भी बनाते हैं। देखिए इसी नियम से बनेगा। वाक प्लस मय है, तो यहाँ प्रथम वर्ण का है और यहाँ पे अंतिम वर्ण या पंचम वर्ण म है। तो का के जगह हम क्या करेंगे? इसका पंचम वर्ण करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं क, ख, ग, घ और अंग। अब कहेगा कि का पंचम वर्ण कीजिए, उसी वर्ग के स्थान पर का पंचम वर्ण करेंगे। तो इसका पंचम वर्ण क्या है? अंग। तो का के जगह पर हम अंग कर लेंगे। तो वा और अंग, का के जगह पर अंग, और मया है तो मया, वांग मया पढ़ेंगे इसको। इसी प्रकार से ता है, तो ता का पंचम वर्ण तो जानते ही हैं, न होता है, तो आधा न लिख देंगे ता के जगह पर, और न है तो नति, उन्नति, उत प्लस नति, उन्नति। वाक प्लस मुख, देखिए यहाँ फिर से क्या आया है, तो क्या की जगह हम अंग करेंगे और हम बना देंगे
प्रांग मुखा, इस प्रकार से। और एक लास्ट है जगत प्लस नाथ। इसका तो आपको शायद याद होगा, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ होता है। कैसे होता है? तो यहाँ पे त है, इसकी जगह हम आधा ना कर लेंगे, नाथ जगन्नाथ। तो सारे के सारे मैंने किस नियम बनाए हैं? इस नियम बनाए हैं। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया भी होगा, क्योंकि मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। बहुत ही आसान है, एक बार फिर से दोहरा ही लेते हैं। क्या है? यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, पहला वर्ण के बाद पंचम वर्ण आया, जैसे कि हमें है पंचम वर्ण है म, न भी पंचम वर्ण होता है, म भी पंचम वर्ण है, तो ऐसा आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर, मतलब जो प्रथम वर्ण है इसके स्थान पर इसी वर्ग का या तो तृतीय वर्ण हो जाएगा या तो पंचम वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे पंचम वर्ण हुआ है और क्या की जगह पे अंग हो गया, या ता की जगह पे न हो गया, क्या की जगह पे अंग हो गया, तो इसी वर्ग का पंचम वर्ण हो गया है। ये कहता है नियम नंबर 10। और एक लास्ट एक और नियम बचा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो देखते हैं 11 नंबर नियम क्या कहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, नियम थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बड़ा सा है, पर समझिएगा आसान है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण मतलब कि पहला वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण या र ल व या कोई स्वर रहे, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ये नियम है। समझ में तो कुछ नहीं आया होगा आई होप, पर हम इसको आसान भाषा में समझाते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं का वर्ग लिखते हैं। क वर्ग मतलब क्या होता है? क, ख, ग, घ और अंग। ये क वर्ग मैंने लिखा है। अब हम समझेंगे और नियम को पढ़ेंगे। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण मतलब क्या है? का वर्ग पहला वर्ण कहें तो कौन आएगा? क आएगा। तो क के बाद, तो प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण आए मतलब तीसरा वर्ण आ जाए, या चतुर्थ वर्ण आ जाए मतलब चौथा वर्ण आ जाए, या यारा लाभ में से कोई आ जाए, या स्वर वर्ण में से कोई आ जाए, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। मतलब अगर पहला वर्ण है तो इसके स्थान पर हम तीसरा वर्ण लिख देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिखा हुआ है दिग प्लस अंबर, तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पहला वर्ण है, अब पहला वर्ण के बाद स्वर वर्ण आया है, स्वर वर्ण है ना, तो पहला वर्ण के बाद स्वर वर्ण आया है, तो इसी वर्ण का हम तीसरा वर्ण लिख देंगे, मतलब का के जगह हम ग लिख देंगे, क्योंकि का के तीसरा वर्ण का होता है? ग होता है, तो हम यहाँ पर ग लिख देंगे। तो ऐसे बनाएंगे, दी का के जगह पर हम आधा ग लिख देंगे। और अंबरा है तो आधा ग में अगर आ जुड़ेगा, ग में अगर आ जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा ऐसे। और अंबरा है तो बर, ऐसे दिगंबरा। देखिए कैसे कैसे बनाए हैं। बहुत ही आसान सा नियम है, बस आपको साधारण से रूप में समझना है। का के जगह पर हम क्या कर दिए? ग कर दिए, आधा ग, और आधा ग जब आ से मिला तो पूरा ग बन गया। बाकी आधा म ब रह बच गया था, लिख दिए, बन गया दिगंबरा। एक एग्जाम्पल और लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। दिक प्लस भ्रम, तो यहाँ पर देखिए दिक है, पहला वर्ण है, और उसके बाद फिर किसी भी वर्ण का मतलब कि चौथा वर्ण आया है, चौथा वर्ण मतलब चौथा नंबर वाला वर्ण आया है, तो यहाँ पे का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा मतलब कि तीसरा वाला वर्ण, तो का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग होता है, तो हम का के जगह पर ग लिख देंगे। दी आधा ग और भ्रम, दिग्भ्रम, ऐसे दिग्भ्रम। सत प्लस उक्ति, सत प्लस उक्ति क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सा ता, अब हम देखिए यहाँ बदल गया, यहाँ पे ता आया है, तो ता का तीसरा वर्ण क्या होता है? ता का तीसरा वर्ण होता है द। क्या होता है? द। अगर हम इसको मिटा के द कर दे, ता था द ध ना, तो ता का तीसरा वर्ण होता है द, तो द आ जाएगा यहाँ पे, तो सा का सा हो जाएगा, यहाँ पे आधा द हो जाएगा, और आधा द जब ऊ के साथ मिलेगा तो दू हो जाएगा ऐसे। जब आधा द ऊ के साथ मिलेगा तो दू हो जाएगा, और कितनी है तो ऐसे कितनी, तो हो जाएगा सदुक्ति। इस प्रकार से ये दो की मात्रा हो गया है, ऐसे ओ की मात्रा मिलके, तो सत प्लस उक्ति सदुक्ति। वाक प्लस दत्त, अब फिर से देखिए का आया है, तो का क्या हो जाता है? ग, जानते हैं, तो हम ग कर देंगे, वा आधा ग और
दत्ता, वाग्दत्ता, इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पे हैं, इसको भी देख लेते हैं। दिक प्लस गजा है, तो दिक प्लस गजा क्या होगा, तो यहाँ पे दी और का, तो दी और का के जगह हम जानते हैं आधा ग होता है, तो ग और फिर गजा, तो गजा, तो हो जाएगा दिग्गजा। इस प्रकार से अच्छे से लिखता हूँ मैं, दी आधा ग फिर से ग और ज, दिग्गजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक प्लस दानम, तो यहाँ फिर वापस से क्या आया है और का तीसरा वर्ण ग होगा, तो हो जाएगा वा आधा ग और दानम, वाग्य दानम। इस प्रकार से अच प्लस अंत, यहाँ पे चा आया है, तो चा का तीसरा वर्ण क्या होता है, जा होता है। अगर चा से पढ़ना शुरू करें तो चा छा जा, तीसरा वर्ण जा होता है, तो चा के जगह हम जा कर देंगे, तो आ आधा जा, और जब आधा जा आ के साथ मिलेगा तो पूरा जा बन जाएगा। अब अंत है तो अंत, आज प्लस अंत अजंता, और लास्ट है जगत प्लस ईश, तो तक के जगह पर हो जाएगा द और बन जाएगा ज ग, तक के जगह हम करेंगे आधा द, और ये आधा द जो है ई के साथ मिलेगा, द और ई मिलकर बन जाएगा दी, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे दी, जग दी, और स है तो स, तो बन गया जगदीशा। जगत प्लस ईसा इक्वल टू जगदीशा। तो इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया है। तो ये था हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पूरे तरह से खत्म कर चुके हैं। विसर्ग संधि, तो सबसे पहले हम जानेंगे विसर्ग संधि कहते किसको हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा परिभाषा मैंने लिखा है यहाँ पे। विसर्ग संधि स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से, स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बहुत ही आसान सा परिभाषा है। यदि स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन मतलब चेंजिंग होता है या विकार उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, सरह प्लस वरह इक्वल टू सरोवरह। तो ये जो विसर्ग है इसमें परिवर्तन होकर यहाँ पे सरो हो गया, तो सरोवर हो गया। इसी प्रकार से है निह प्लस झरा निर्झरा, यहाँ पे विसर्ग के जगह पे रा की मात्रा आ गया है। तो ये होते हैं विसर्ग संधि। और यहाँ पे विसर्ग संधि कुछ नियम जानेंगे हम, और बहुत ही आसान और सरल सा नियम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका नियम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बहुत ही आसान और सिंपल सा नियम लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप बना सके। तो नियम नंबर पहला है, यदि विसर्ग के बाद का खा पा या फ रहे, क्या है, विसर्ग के बाद का खा पा या फ रहे तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता मतलब कुछ करना नहीं होता। जैसा कि एग्जाम्पल है हम देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है प्रातः, तो विसर्ग है लास्ट में, और पहला अक्षर है क, तो क्या कहता है कि विसर्ग के बाद का है, तो का तो आ रहा है, तो ये कोई परिवर्तन नहीं करेगा। मतलब ऐसे बनाएंगे, तो बनाएंगे प्रातः, प्रातः है तो प्रातः लिख दिए, काला है तो काला लिख दिए, इस प्रकार से। और हम इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं, दोनों को नजदीक करके लिख दिए हैं, बगल में लिखे हैं सटा करके। तो ये हो गया प्रातः काला, और ये जो है संधि हो गया है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यही कहता है हमारा पहला नियम। तो है ना आसान, बिल्कुल आसान नियम, इससे आसान और कहीं नहीं हो सकता है। तो ये हो गया प्रातः काला, उसह प्लस काला हो जाएगा उसह काला, उसह और काला है तो काला लिख लेते हैं, उसह काला। इसी प्रकार से है अंतः और पुरम, तो हो जाएगा अंतः पुरम, ऐसे, और ये बनकर तैयार है। तो पहला नियम हम सीख चुके हैं, और पहला नियम कहता है कि का खा पा या फा रहे विसर्ग के बाद, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसी प्रकार से और बहुत ही आसान कुछ और नियम है, उसे भी जान लेते हैं। तो नियम नंबर सेकंड कहता है, यानी कि दूसरा नियम कहता है, यदि विसर्ग के बाद सकार हो, सकार लिखा है मैंने, सरकार नहीं लिखा है, तो ये मोदी सरकार मत लिख लीजिएगा या मत समझ लीजिएगा। यदि विसर्ग के बाद सकार हो, सकार का मतलब क्या होता है कि सा से शब्द होने वाला सा से शुरू होने वाला शब्द। तो सा का मतलब होता है, सकार मतलब होता है सा से शुरू होने वाले शब्द। तो यदि विसर्ग के बाद सकार हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है।
देखिए अगर इसकी बात समझ में आ रहा है तो हम बनाकर देखते हैं उदाहरण और आपको 100% समझ में आएगा। क्या कहता है, दुह प्लस शासन है तो हम लिखेंगे दुह, और जो यहाँ पे सा है उसी सा को हम एक बार और लिखेंगे ऐसे ऐसे, और बाकी शासना है तो शासना कर देंगे। तो ये कहने का मतलब था इसका, साकार का मतलब था कि सा से शुरू होने वाले शब्द, जब ऐसी स्थिति होता है कि विसर्ग के पहले साकार शब्द होता है तो विसर्ग का वही साकार बन जाता है, मतलब वही सा बन जाता है जो उसके पहले होता है। देखिए विसर्ग के बाद होता है तो तलव्य था, तो यहाँ पर एक और तलव्य आ गया है, तो ये हो गया दुशासन। निह प्लस शब्द है तो इसका क्या हो जाएगा, तो जैसा कि यहाँ पे आपको तलव्य दिख रहा है, एक तलव्य और आएगा और फिर लिखेंगे शब्द, हो जाएगा निह शब्द। इस प्रकार से निह प्लस संदेह है, यहाँ पे दंत स है तो यहाँ पर दंत सह आएगा और बनेगा निसंदेह। इस प्रकार से तो सकार का मतलब था स से शब्द होने वाला, स से शुरू होने वाले शब्द। इसका एक और नियम है, कहता है अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाइए जैसा कि आपने पिछला नियम बनाया था, दुह लिख दीजिए और शासन है तो सा न। इस प्रकार से आप इस प्रकार से बनाएंगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा। दुशासन। निसंदेह है तो आप बना सकते हैं निसंदेह, सॉरी निशब्द है तो निशब्द। आप इस प्रकार से बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। निसंदेह है तो निसंदेह। जस्ट अभी हमने पढ़ा था नियम नंबर पहला जिसमें बताए थे कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस नियम से ही इसमें बनाया जाता है। तो ये हम अपने दो नियम आप लोग को सिखाया है। पहला सकार के बाद विसर्ग होता है तो सरकार हो जाता है, जैसे सकार हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे सा आया है, यहाँ पे सा आया है और यहाँ पर भी सा आया है। और नहीं तो आप इस नियम से भी बना सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करना है। और तीसरा नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद च या छ आ जाए, विसर्ग के बाद च या छ आ जाए तो विसर्ग का तलव्य सा रहता है, च छ आएगा तो तलव्य सा हो जाता है। और यदि टा ठा आ जाए तो इसका मूर्धन्य सा रहता है, टा ठा का जगह मूर्धन्य सा हो जाता है। किसका होता है, विसर्ग का होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। लिखा हुआ नि प्लस छला तो बनेगा नि, जो विसर्ग है विसर्ग के बाद जो है चा छवा आएगा तो विसर्ग ही क्या बन जाएगा, तालव्य सा बन जाएगा। तो तालव्य सा लिख दिए, और छलह है तो छलह लिख दिए, तो बन गया निश्छलह। इस प्रकार से यहाँ पे धनु प्लस टंकार है तो धनु पहले लिख लेंगे, धनु। अब बात करते हैं विसर्ग की, सॉरी विसर्ग नहीं दिया था मैंने, विसर्ग दिया देंगे तो धनु हो जाएगा, विसर्ग दिए। यहाँ पे टा आया तो क्या बताया, यदि टा या ठा आएगा तो ये मूर्धन्य सा बनेगा, तो यहाँ पर हम मूर्धन्य सा का प्रयोग करेंगे। और टंकारह है तो टंकारह लिख देंगे और बन जाएगा धनु टंकारह, धनुष टंकार। इस प्रकार से यहाँ पर निह और चय है तो निह लिख देंगे। यहाँ पे च है, क्या बताया, चय अच्छा रहेगा तो तालव्य सा है, तो यहाँ पे तालव्य सा लाएंगे। और चय है तो चय, तो बन गया निश्चय। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर नियम जो कह रहा था उसको उसके अनुसार हमने एग्जाम्पल बनाया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा था। दूसरा नियम कह रहा था कि विसर्ग के बाद साकार आए, मतलब सा से शुरू होने वाले शब्द आए तो विसर्ग का वही साकार हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देखे हैं, सा आया था तो आधा सा का उपयोग किए गए, यहाँ भी सा आया तो आधा सा, और यहाँ भी सा आया तो आधा सा का उपयोग किए। और नहीं तो इस नियम से भी आप बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस बगल में लिख देना है। और तीसरा नियम कह रहा था विसर्ग के बाद यदि च या छ आए तो इसका तलव्य से हो जाता है, और टा या ठा आए तो मूर्धन्य से हो जाता है। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देखे, छाया तो तलव्य सा किए और टा आया तो दंत सा किए। तो ये था हमारा नियम नंबर दूसरा और तीसरा। तो चलिए चौथा जानते हैं क्या कहता है। चौथा नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद र रहे, विसर्ग के बाद र रहे तो विसर्ग का पहले वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग जो होता है वो पहले वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। नियम भले ही उठ पड़ांग होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए कहने का मतलब क्या है, यदि विसर्ग के बाद में र आ जाए, विसर्ग के बाद में र आ जाए
तो करना यूँ है कि जो ये ह्रस्व वर्ण है, मतलब कि जो इधर से उठाया गया है वो दीर्घ रूप से उठाया जाएगा और बन जाएगा इधर से ऐसे नी। ये दीर्घ ई बन गया, ये ह्रस्व ई था, अब हो गया दीर्घ ई। और रवह तो रवह तो हो जाएगा नी रवह। बस यही कह रहा था यह नियम। बहुत ही सिंपल और आसान सा नियम है, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन होता है। तो क्या कर रहा है कि यदि विसर्ग के बाद रा आ जाए तो क्या करेंगे, जो ह्रस्व होता है उसको दीर्घ कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। जैसे कि यहाँ पे नी रोग है तो क्या करेंगे, तो नी जो है हम दीर्घ कर देंगे और लिख देंगे रोग, तो हो जाएगा नी रोग। और बनकर तैयार है। प्रातः और रम्यम, इसमें तो कोई वर्ण नहीं लगा हुआ है, तो इसमें वर्ण है आ की मात्रा है। और आ की मात्रा को अगर हम दीर्घ करेंगे तो आ की मात्रा हो जाएगा। तो आ की मात्रा करेंगे तो हो जाएगा प्रातः। देखिए प्रातः से प्रातः, और रम्यम को रम्यम कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा प्रातः रम्यम। ऐसे दीर्घ हो गया। एक बचा हुआ है दुह प्लस राजा, इसमें ऊ की मात्रा है और ये हर्ष ऊ है, इसको हम दीर्घ ऊ बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे दु राजा, इस प्रकार से। तो ये नियम कह रहा था चौथा नंबर नियम बहुत ही आसान था। अगर विसर्ग के बाद रा जाए तो ह्रस्व ई का या ह्रस्व वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। बस इतना सा नियम था। नियम नंबर 5वां क्या कहता है, यदि कहता है यदि विसर्ग के पहले ई या उ रहे, विसर्ग के पहले ई या उ रहे और बाद में का ख प या फ रहे तो विसर्ग का स हो जाता है। देखिए विसर्ग के पहले कहने का मतलब है कि इसमें विसर्ग से पहले जो अक्षर आता है उसमें ई या उ रहे, तो इसमें तो ई की मात्रा है तभी तो नी हो गया है, तो ई की मात्रा है। और विसर्ग के बाद का ख प या फ में से कोई चारों में से कोई एक रहे, तो यहाँ पे क्या है, क है। विसर्ग के पहले ई की मात्रा है, विसर्ग के बाद क है, तो क्या कहता है कि विसर्ग का हलंत सा हो जाता है, आधा सा हो जाता है। वो भी कौन सा था, मूर्धन्य सा होता है। बनाकर देखते हैं, समझ में आएगा। ये नी है, लिख लेते हैं नी। विसर्ग के क्या कहता है, आधा सह कहता है, आधा सह कर लेते हैं। और कपटा है तो कपटा बन गया निष्कपटा। निह प्लस कपटा निष्कपटा। ये आधा सा कहाँ से आया, तो विसर्ग के बदले में आया है। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। निह प्लस फलम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नी आधा सा और फलम बन जाएगा निष्फलम। इस प्रकार से इसमें क्या कहता है, यहाँ ऊ की मात्रा है, क्या कहता है कि यदि ई या ऊ की मात्रा रहे, तो यहाँ तो ई की मात्रा था, यहाँ ऊ की मात्रा है, तो भी विसर्ग का सा हो जाएगा। तो बनाएंगे च तु और आधा सा कोणम, चतुष्कोणम। इस प्रकार से चतुः प्लस कोणम इक्वल टू चतुष्कोणम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, निह प्लस काम बन जाएगा निष्काम। ऐसे यहाँ पे सा कहाँ से आ रहा है, तो सा जो है बार बार सब में आया है, वो विसर्ग के बदले में आ रहा है। और विसर्ग के बदले में क्यों आ रहा है, क्योंकि नियम कहता है कि विसर्ग के पहले ई या उ रहे और विसर्ग के बाद खा का ख प या फ रहे तो विसर्ग का स हो जाता है। यहाँ क है, यहाँ क है, यहाँ फ है, यहाँ क है, इसलिए जो है विसर्ग का स हो गया है। तो ये था नियम नंबर 5वां। अब देख लेते हैं नियम नंबर 6। तो क्या कहता है नियम नंबर 6, कहता है यदि विसर्ग के आगे पीछे आ आए, आगे और पीछे दोनों जमा आ आए, तो पहला आ जो है ओ हो जाता है। सिंपल सा ट्रिक है, पहला आ ओ हो जाता है और दूसरा आ अर्ध आ, मतलब कि ये चिन्ह बन जाता है। आपने कहीं बार ये चिन्ह देखा होगा संस्कृत लेटर में या संस्कृत शब्दों के बीच में, तो ये क्या होता है, ये अर्ध आ मतलब कि आधा आ होता है। तो सिंपल सा ट्रिक है इसका, क्या कहता है कि यदि आगे पीछे आ जाए तो पहला आ जो है वो ओ हो जाता है और दूसरा आ जो है वो आधा आ हो जाता है। जैसा कि हम अभी एग्जाम्पल बनाएंगे तो समझ में आएगा। बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है शिवः और आचार्य। तो यहाँ पे शिवः, इसमें आ की मात्रा छुपा हुआ है और यहाँ तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है, तो पहले भी आया है और बाद में भी आया है। तो जब ऐसा स्थिति पैदा हो तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला आ है उसका ओ हो जाता है, तो शिव से हो जाएगा शिवो। ऐसे शिव, ये शिव से शिव हो गया क्योंकि पहले वाले आ का ओ हो जाता है
और दूसरे वाले आ का अर्ध आ हो जाता है, मतलब आधा आ हो जाता है। तो ये जो आ दूसरा वाला आ है वो आधा आ बन जाएगा ऐसे, ऐसे 5 मतलब 5 की तरह लिखा आता है। अब मुझे एग्जैक्टली तो लिखने नहीं आएगा, पर ऐसे ही कुछ होता है। तो ये आधा आ लिखा और च और यह बच गया, तो च और यह ऐसे। तो पढ़ेंगे सीओ चल रही है। क्या पढ़ेंगे? सीओ चल रहा है। इस प्रकार से बनकर तैयार है। प्रथमा प्लस अध्याय, इसका भी ऐसे ही बनाएंगे। तो प्रथमा जो है इसमें विसर्ग है, और सॉरी इसमें जो आ छुपा हुआ है पहला वाला आ है वो ओ हो जाएगा नियम के अनुसार। तो प्रथमा से हो जाएगा प्रथमो, प्रथमो ऐसे। और अध्याय में जो आ है वो आधा आ हो जाएगा इस प्रकार से, और फिर आधा ध या ऐसे। और पढ़ेंगे हम प्रथमोध्याय, विसर्ग लास्ट में, प्रथमोध्याय। तो प्रथमा प्लस अध्याय इक्वल टू प्रथमोध्याय। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी कहता है यशः प्लस अभिलाषी क्या होगा? तो यशः इसमें भी आ है, इसका यह बन जाएगा ओ की मात्रा, हो जाएगा यशो। और इसमें जो आ है वो हलंत आ, मतलब आधा आ हो जाएगा। और भिलासी, भिलासी तो बन गया यशोभिलाषी। यशः प्लस अभिलाषी इक्वल टू यशोभिलाषी। सह प्लस अवदत, इसमें आ की मात्रा है तो हो जाएगा सो, और इसमें जो आ की मात्रा है वो आधा आ हो जाएगा। और वदत तो हो जाएगा सो वदत, इस प्रकार से सो वदत। तो बनकर तैयार है। तो नियम नंबर 6 कह रहा था, बहुत ही सिंपल और मजेदार ट्रिक था, मजेदार नियम था। क्यों? क्योंकि हमने इसके पहले ऐसा ट्रिक नहीं देखा था जिसमें यूनिक अक्षर आया है। यूनिक अक्षर क्या है? आधा आ है जो 5 की तरह दिखता है, 5 की तरह दिखता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? यदि विसर्ग के आगे पीछे आ है तो पहले वाले आ का ओ हो जाता है और दूसरे वाले आ का अर्ध आ हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा है। नियम नंबर 7 कहता है क्या? नियम नंबर 7 कहता है कि यदि विसर्ग के पहले आ आए, विसर्ग के पहले आ आए और बाद में वर्ग का तृतीय आ जाए, चतुर्थी आ जाए, पंचमी आ जाए, या र ल व ह में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। पहले हम समझने हैं कि तृतीय, चतुर्थी और पंचमी क्या होता है। अगर हम लिखें, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है, अगर मैं लिखूं का वर्ग लिखूं, का वर्ग कहने का मतलब है, का वर्ग कहने का मतलब है कि का, खा, ग, घ और अंगा। तो ये जो मैंने 5 अक्षर लिखे हैं, का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, का से लेकर अंगा तक। तो ये पहला जो है उसको कहेंगे प्रथमा या प्रथमाक्षर कहेंगे। ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थी हो गया और ये पंचमी हो गया। तो यही कह रहा है कि वर्गों का तृतीय, तृतीय मतलब कि ग, सिर्फ ग नहीं, किसी भी वर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का, मतलब तीसरा अक्षर। तो यहाँ पे तृतीय मतलब कि तीसरा अक्षर, और चतुर्थी मतलब कि चौथा अक्षर, और पंचमी मतलब कि 5वां अक्षर। तो कहता है कि यदि विसर्ग के पहले आ हो, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं सब में, पहले जो है आ की मात्रा है और बाद में वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर या र ल व ह में से कोई भी वर्ण आ जाए बाद में, जैसा कि यहाँ पे र आया है, यहाँ पे व आया है, यहाँ पे र आया है और यहाँ पे चतुर्थ वर्ण आया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। चलिए बनाएंगे, इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नियम तो काफी लंबा चौड़ा है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल समझ के बनाते हैं तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए मैं बनाता हूँ, पहले इसे बनाते हैं मनः प्लस रथ। तो देखिए सबसे पहले तो विसर्ग के पहले आ की मात्रा आया है और बाद में र आया है, र कह रहा था, र आ गया है। तो हम क्या करेंगे, विसर्ग की जगह पे हम ओ की मात्रा कर लेंगे। देखिए विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा, बस इतना ही करना है। तो मनः है तो कर लेंगे मनो, और रमम है तो रमम वापस लिख लेंगे, बन जाएगा रमो मनो रमम, मनः प्लस रमम इक्वल टू मनोरमम। बस इतना सा नियम था। विसर्ग की जगह क्या करना है, ओ की मात्रा करना है। यशः है तो यशो हो जाएगा, और ये धरा है तो धरा लिख लेंगे, बन गया यशोधरा। यशः प्लस धरा इक्वल टू यशोधरा। बस मनः प्लस रथ है, क्या बनेगा, मनोरथ। बहुत अच्छा, मनोरथ। क्यों? क्योंकि विसर्ग का ओ हो गया। यहाँ पे सरह प्लस वरह, सरोवर है।
और इस प्रकार से बनकर तैयार है। तो ये था नियम नंबर 7। तो चलिए नियम नंबर 8 देख लेते हैं, और ये विसर्ग संधि का लास्ट नियम है। क्या कहता है नियम नंबर 8? कहता है यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और बाद में कोई भी स्वर हो या वर्गों का तृतीय, चतुर्थी या पंचम वर्ण आ जाए। फिर से समझिएगा, सिंपल सा इसका कहने का मतलब होता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। बहुत ही आसान सा नियम है। देखते हैं फिर से क्या कहता है। यदि कहता है यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिर्फ अ और आ नहीं आना चाहिए, और बाद में कोई भी स्वर हो या वर्गों का तृतीय हो, चतुर्थी हो या पंचम वर्ण हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल में कहता है आ या आ को छोड़कर, तो आ या आ को छोड़कर क्या है, पहले विसर्ग के पहले क्या है, ई की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा लगा हुआ है, और बाद में झ है, तो झ कैसा वर्ण है, तो चतुर्थ वर्ण है। अगर चवर्ग देखें आप, चवर्ग देखें तो चवर्ग का चतुर्थ वर्ण कौन होता है, झ। च, छ, ज, झ और ई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चतुर्थ वर्ण होना चाहिए, तो चतुर्थ वर्ण तो है, झ है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो कि पहले विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, बाद में चतुर्थ वर्ण हो या तृतीय पंचम कोई भी हो, जैसा कि नियम कह रहा है, तो क्या करेंगे, विसर्ग का र हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा नियम है, निर्झर, ऐसे। ये जो विसर्ग था वो र बन गया, बस इतना ही नियम कह रहा था। इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन नियम कहने का मतलब है बहुत ही आसान। यहाँ पे दु है, उ की मात्रा है, और इसके बाद है ग तृतीय वर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा। तो बनाएंगे दुर्गंध, ऐसे। ये विसर्ग था वो र बन गया, और बन गया दुह प्लस गंधा, दुर्गंध। और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे विसर्ग के पहले ई की मात्रा है और विसर्ग के बाद उ की मात्रा है, दोनों स्वर है। तो क्या करेंगे, विसर्ग का र हो जाएगा और बनेगा निरूपाय। कैसे हुआ निरूपाय, तो विसर्ग का र हो गया और र में उ जुड़कर रू हो गया, र में उ जुड़ा और रू हो गया, तो निरूपाय। निह प्लस जलम क्या हो जाएगा, निर्जलम हो जाएगा। इस प्रकार से निह प्लस जलम निर्जलम, विसर्ग का र हो गया। तो ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा नियम कह रहा था, नियम नंबर 8। और इस प्रकार से इसी टॉपिक के साथ हमारा संधि समाप्त होता है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इस नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।